हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सोहित चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एनसीईआरटी की लाइन वाला एक्सप्लेनेशन। और ये आपका वन शॉट रहने वाला, मतलब कि आपको सिंगल एक वीडियो में ही सब कुछ मिल जाएगा। कहीं इधर उधर भागने दौड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिंपली आपको बस ये वीडियो देख लेनी है, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो आपको चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यहाँ पे उसको शुरू करूँ मैं। एक छोटी सी लाइन लिखी है, उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सबसे फेवरेट लाइन है मेरी। और इसमें क्या लिखा है देखिए, समझिए इस बात को। ये लाइन कहती है कि फैक्ट आपका साइंस नहीं हो सकता, जैसा कि एक डिक्शनरी एक लिटरेचर नहीं हो सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझते हैं जरा। देखो, आप जब डिक्शनरी अपनी खोलते हैं ना, कोई भी एक्सपर्ट डिक्शनरी हो या जो भी आपकी अमर पॉकेट डिक्शनरी जो हो, आप खूब रखे घूमते होंगे, तो उस डिक्शनरी को यदि आप पढ़ने बैठें तो क्या उसको आपको लिटरेचर मिल जाएगा? क्या लिटरेचर मतलब कि जैसा आप स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, क्या वो मिल जाएंगी? क्या बिल्कुल नहीं मिलेंगी। जैसा कि हम क्या करें, सिर्फ फैक्ट अकेले को रट लें कि इससे ये होता, उससे होता, ये होता, वो होता, तो क्या हमको साइंस समझ आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। इसलिए इन दोनों बातों को कहा जा रहा है कि जैसे डिक्शनरी एक लिटरेचर नहीं है, वैसे फैक्ट आपका साइंस नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपको पढ़ना है तो ऐसे पढ़िएगा कि आप फैक्चुअल मत ध्यान दीजिएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कितनी याद है, बल्कि ये ध्यान दीजिएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो आपको हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ कितना आ रहा है, और उस समझ का यूज़ करके आप कितना सीख पा रहे हो। समझ गए? इतनी सी बात है ये। मतलब कि आपको प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देना है। अब चैप्टर का नाम है भैया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चंस आने चाहिए कि सर केमिकल रिएक्शन तो चलो ठीक है, चैप्टर 1 में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इक्वेशंस कहाँ से आ गई? ये तो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। देखो, जो आप मैथमेटिक्स में इक्वेशंस पढ़ते हो वैसी आपकी यहाँ पे इक्वेशन होगी, लेकिन यहाँ पे बस ये नहीं होगा एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह। ठीक है, ये 2 दी पावर 10 और 3 की पावर 8 है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल क्या होगा वो आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा सस्पेंस रखो, आपको सब कुछ बताऊंगा मैं। अब देखो, इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ने वाला कि इसका मतलब ये है और उसका मतलब वो है। मैं सिंपल बताता हूँ इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या कहा जा रहा है। इस पूरे पैराग्राफ में आपको एक बात कही जा रही है, वो है आपका चेंज। भाई साहब, ये चेंज क्या होता है? चेंज मतलब बदलाव, मतलब कि कोई भी एक चीज़ है वो आपकी यथावत तो रहने नहीं वाली है। हम भी हैं, कभी बूढ़े होंगे, मरेंगे। आप जो हो, आप कभी बच्चे थे, आप बड़े हो गए हो, और बहुत दुनिया की एक एक चीज़ जो आप देखते हो सब में चेंज आता है। ठीक है, मतलब क्या कि जैसे आप एक दूध को देखिए, गर्मी में आप ऐसे ही खुला छोड़ दो उसको, ठीक है, समर के दिनों में रूम टेम्परेचर पे ही। रूम टेम्परेचर का मतलब कि ऐसा टेम्परेचर जो कि आपका कैसा हो, नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका रहता है ना। तो उस पर यदि आपने छोड़ दिया है ना, तो वो क्या हो जाएगा? आपका फटना शुरू हो जाएगा दूध आपका। इसी तरीके से जो आयरन होता है आपका, मतलब लोहे का तवा वगैरह हो गया, पेन हो गई, नेल कील वगैरह हो गई, यदि आप उसको एक्सपोज कर देंगे, मतलब खुला छोड़ देंगे, कैसा? ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो ह्यूमिड का मतलब है नमी वाले इलाके में, तो फट जाएगा आपका। ऐसे ही जो अंगूर होते हैं, ग्रेप्स जिनको हम खाते हैं, वो जब फर्मेंट होते हैं तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ जाते हैं। कैसे? आप देखेंगे कि आपने कभी नाम सुना होगा वाइन का। क्या सुना होगा? वाइन। तो वाइन क्या है? अंगूर का बना हुआ रस है भाई साहब, उसको सड़ा गला के बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका जो भोजन है जिसको आप खाते हैं, पकाते हैं, तो वो भी तो चेंज होता है। ठीक है, जो सब्जियां आप लाते हो मार्केट से खरीद के, उसको आप भोजन बना देते हो, फूड बना देते हो। ठीक है, फिर ऐसे ही आप जो अपने पेट में देखते हो तो फूड पचरा होता है, वो भी एक चेंज हो जाता है उसमें। हम सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, ये भी एक चेंज होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ में आपका चेंज जुड़ा हुआ है, और इसी चीज़ को आपको यहाँ पे पैराग्राफ बताता है। अब जनरली होता यह है कि चेंज हमेशा दो प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल और केमिकल क्या है, मैं आपको बड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये पेन देखिए, इस पेन को यदि मैं जलाना शुरू कर दूं, आग लगाना शुरू कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। साथ में यदि मैं इसको ऐसे करके मोड़ दूं, तोड़ दूं, तो चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यदि किसी भी चीज़ में क्या हो, उसके शेप में, साइज में, या उसका जो दिखावा है, अपीयरेंस जो है, उसमें चेंज आता है, तो वो हमारा कहता है भैया फिजिकल चेंज। ठीक है, लेकिन यदि किसी में ऐसा चेंज आ गया कि मान चलो ये मेरी पेन है और उसको मैंने क्या करा, एसिड में डुबा दिया पूरा, तो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, दिखेगी भी नहीं ये कहाँ है, तो वो होगा केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज देखो, जितना मैंने आपको बोल के बताया उतना नहीं होता, बल्कि इससे ज़्यादा होता है। वो हम समझेंगे आगे जब चैप्टर में बढ़ेंगे तो। ठीक है, आइए जरा, अब इसको समझने के लिए हमें क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। तो जैसा कि एक्टिविटी आपकी 1.1 को हम करते हैं, तो एक्टिविटी 1.1 बस क्या बोल रही है वो समझिए।
इस एक्टिविटी को समझने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि आपने कभी भी पीरियोडिक टेबल को देखी होगी तो उसमें आपने क्या देखे होंगे, कुछ एलिमेंट्स देखे होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कार्बन है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके, ठीक है। तो उन्हीं में से एक आपका और एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है कि आपका मैग्नीशियम, जिसको हम Mg करके लिखते हैं, ठीक है, उसका सिंबल है ये। तो ये जो Mg है मैग्नीशियम, इसकी क्या होती है, जनरली रिबन पाई जाती है ना। रिबन कुछ इस तरह की होती हैं आपकी, ऐसे करके रिबन आप नहीं देखते, पतला सा टैप जैसा कुछ रहेगा तो उसको कहते हैं रिबन, ठीक है। तो इसकी रिबन रहेगी, तो उसकी रिबन को क्या करना है, आपको ले लेना है। और कितनी लेना है आपको, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर, ज़्यादा हमको बड़ा नहीं लेना है ना, इतना एक टुकड़ा लेना है। और इस टुकड़े को लेके यहाँ से टंगनुमा जो आपको शेप दिख रहा है, इससे पकड़ लेना है। इसको कहते हैं स्पिरिट लैम्प, इससे आग निकलती है, इससे आपको उसको जलाना शुरू करना है, ठीक है। जैसे ही आप उसको मैग्नीशियम की रिबन को जलाएंगे तो यहाँ से क्या करेगा, आपका एक धूल सी या फिर कह सकते हैं कि राख सी निकलेगी, और इसको आपको एक वॉच डिश में या फिर एक जो वॉच ग्लास होता है उसमें आपको इसको कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसको हम कलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका यूज़ आएगा बाद में, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमको इस तरह से कलेक्ट उसको करके रख लेना है। तो जब आप ये करोगे तो आपको क्या है, कुछ चीज़ों को देखने को आएगी, समझ आएंगी। जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ आपको समझ आएगी वो ये कि मैग्नीशियम जो रिबन होती हैं वो आपकी क्या होती है, एक वाइट डेजलिंग फिल्म के संग जलती है, पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ ये मिलेगी, जो आपको वाइट पाउडर निकल के आया वो कुछ और नहीं है बल्कि वो मैग्नीशियम की ऑक्साइड है, जिसको कि हम MgO करके लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी जो इक्वेशंस है, जैसा अभी आपको मैंने कहा था ना कि हमारे चैप्टर में दो पार्ट हैं, एक तो केमिकल रिएक्शन और एक है इक्वेशन। तो अब इसको जो है मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो यहाँ से मिल रहा है भैया, कि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन मिला और हमको जो है मैग्नीशियम जो है आपका क्या मिल गया, मैग्नीशियम की ऑक्साइड मिल गई। तो ये जो लिखना का तरीका है ना, इसी को इक्वेशन कहते हैं, और वो हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। चलो, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में, अभी हम मतलब इसका ही पार्ट जो आएगा उसमें देख लेंगे हमारी एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3, ठीक है। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से हम देखते हैं हमारी क्या है एक्टिविटी 1.2 को, ठीक है। क्या है ये भाई 1 एक्टिविटी आपकी 2। तो बहुत ईजी है यार, कुछ भी नहीं है ऐसा जिसमें आपको लगेगा कि यार क्या ही हो रहा है। देखो मैं समझाता हूँ। सिंपल यहाँ पे ये है कि आपको क्या करना है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। लेड और नाइट्रेट क्या है आपका, ये देखिए लेड नाइट्रेट क्या है, कंपाउंड है। अब इसको जो हम लिखते हैं वही तो आपको इस चैप्टर में सीखना है कि भाई कैसे कि कंपाउंड को लिखा जाता है। तो यदि आपको अभी नहीं भी पता चलता है कि भाई लेड नाइट्रेट कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, तो आप चिंता मत करो। जब हम इसकी रिएक्शंस देखेंगे, जब हम इसको आगे समझेंगे तो आपको अल्टीमेटली सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। अभी आपके दिमाग में चिंता नहीं लेना है कि लेड नाइट्रेट को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो वो हम केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट करेंगे ना, तब समझेंगे। अब ये समझ लो कि कोई कंपाउंड है लेड नाइट्रेट करके, और ये जो लेड नाइट्रेट है इसका एक सॉल्यूशन बना हुआ है। सॉल्यूशन मतलब होता है कि जब ये थोड़ा सा क्या हो, किसी के संग में मिल मिला के बना हो उसको, या फिर इसको थोड़ा तरल बनाया हो, ठीक है। तो इसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया है भाई। टेस्ट ट्यूब क्या होती है, तो टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरह की दिखने वाली ऐसी ट्यूब होती हैं ऐसे करके, उनमें कोई भी चीज़ हम डाल के क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो हमने वो ले रखी है। अब इसमें हमने क्या करा है, पोटासियम आयोडाइड को घोल दिया। मतलब कि क्या करा है, इस लेड नाइट्रेट का जो हमारे पास में टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन था उसमें एक हमने क्या कर दिया, इसको पोटासियम आयोडाइड को भी घोल दिया। तो अब यहाँ पे ये जो लेड नाइट्रेट आपका है और पोटासियम आयोडाइड है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपको एक अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी। वो ये होगी कि यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन में कलर का चेंज होते दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, कलर का चेंज होते। कैसा कलर का चेंज, कि मतलब ये आपके दोनों कलरलेस होंगे, इनका कोई अपना आपका कलर नहीं होगा। लेकिन जैसे ये दोनों अपने आप में मिलेंगे तो एक आपको येलो कलर का क्या होगा, वहाँ पे कलर फॉर्मेशन दिखेगी नीचे की ओर, है ना। जैसे टेस्ट ट्यूब में आप डालोगे तो वहाँ कहीं पे आपको मैं बताता हूँ, तो ऐसे करके इधर नीचे कहीं पे वहाँ पे येलो कलर का कुछ आपको दिखेगा। तो ये येलो कलर क्या है वो हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे आपको ये रिएक्शन क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि भाई आपका केमिकल रिएक्शन के दौरान में कलर चेंज होते भी दिख सकता है। क्लियर है इतनी सी बात, आगे देखते हैं। अब है एक्टिविटी आपकी कौन सी, 1.3 करके। अब ये एक्टिविटी 1.3 क्या कहती है मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक्टिविटी 1.3 भी उसी की तरह है जैसा कि अभी हमने 1.2 देखी है, बस इसमें भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन ही होगा, लेकिन एक अनोखी चीज़ इसमें भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, देखिए जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं। अब जिंक के ग्रेन्यूल्स मतलब होता है कि आपका कोई भी टुकड़े होते हैं ना, तो उनको कहते हैं ना, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे टुकड़े,
है ना, तो टुकड़ों को कहते हैं हमारा क्या, ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो वो आपको जिंक के लेना है। अब जिंक भी जैसा हमने मैग्नीशियम को देखा था ना, उसी की तरह से ये भी एक आपका क्या है, मेटल है, और इसमें भी क्या होते हैं आपके छोटे छोटे टुकड़े हम इसके बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चैप्टरों को जब बढ़ेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे ये मेटल क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, जिंक कैसा दिखता है वगैरह वगैरह, कुछ मैं आपको इमेजेस दिखा दूंगा, वो देख लेना। तो जिंक के ग्रेन्यूल्स आपको लेना है टुकड़ों में। ठीक है, और उसको एक कॉनिकल फ्लास्क में रख देना। अब ये कॉनिकल फ्लास्क कुछ और नहीं है बल्कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना इस तरीके से, इसमें जो कॉन के शेप में है आपका, ये कॉन की शेप में है ना। कॉन कैसा होता है आपका, इस तरह का जो शेप होता है उसको कॉन नहीं बोलते हैं। तो कॉनिकल जो है फ्लास्क या फिर इसको ग्लास में ले लेना है। ठीक है, चलिए, या फिर एक टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो। टेस्ट ट्यूब इस तरह की जो मैंने आपको पहले बताई थी, तो वो भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आपने उसके फ्लास्क में जो आपने लिया उसमें आपने जिंक के टुकड़े डाल दिए हैं, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, उसमें हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्लोराइड एसिड ले लो, है ना, हाइड्रोक्लोराइड एसिड ले लो, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। अब ये एसिड क्या होते हैं, तो एसिड जनरली खट्टे होते हैं स्वाद में, और ये क्या करते हैं हमारा बहुत सारी रिएक्शनों में आपको देखने को मिलेगा, और इसका पूरा डेडिकेटली सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस वाला, तो वहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे एसिड बेस क्या होते हैं। तो अभी आप टेंशन मत लेना कि सर एसिड क्या है, बेस क्या है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड एसिड क्या है। तो ये समझ लो कि एक तरह का एसिड है जो कि रिएक्शन करेगा अभी किसके संग में, जिंक के जो टुकड़े थे ना उनके संग में। तो अब ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो आप इनमें से किसी एक को ले सकते हो, चाहे आप हाइड्रोक्लोराइड को ले लो या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड को ले लो। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा, मतलब चेतावनी कि भाई इनको आपको ध्यान से देखना है, या ध्यान से आप जब भी लैब में करने जाए तो ध्यान से करना है, क्योंकि एसिड हमारे लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो टुकड़े पड़े हुए हैं जिंक के, तो इन टुकड़ों में जैसे ही आप एसिड डालोगे, जो कि हाइड्रोक्लोरिक डाल दो या फिर सल्फ्यूरिक डाल दो, तो यहाँ पे इन्होंने सल्फ्यूरिक लिया है। सल्फ्यूरिक को जो है कैसे लिखा जाता है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। तो हम H2SO4 करके लिखते हैं। अब ये जो कैसा मैंने लिखा है वो आपको मैं आगे समझाऊंगा जब हम केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट करेंगे, मैंने आपको ये पहले ही बोला है। ठीक है, आइए, तो जब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन होगी और हल्के से बबल जो है बबल से बनने लगे हैं ना, बुलबुले से बनने लगेंगे। और ये बुलबुले कुछ और नहीं है बल्कि हाइड्रोजन गैस है हमारी, जो कि यहाँ पे दिख रही है H2 करके। तो ये आपकी बबल के फॉर्म में इस तरीके से इस फ्लास्क में जो पाइप हमने लगाया उससे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको मैं ओवरऑल बताऊं हमको इन तीनों रिएक्शन से क्या समझ आया, इन्होंने हमको क्या बोला है। देखिए, इन तीनों रिएक्शन ने हमको कुछ ना कुछ समझाया। पहला तो ये कि इनमें क्या हमको चेंज इन स्टेट मिलेगा, मतलब कि पहली रिएक्शन में क्या हो रहा था कि मैग्नीशियम जो हमारी रिबन थी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी चेंज आ गया था कैसा कि वो एकदम राख बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको केमिकल रिएक्शन के दौरान में क्या हो सकता है, कोई भी स्टेट मतलब कि अवस्था जो होती है उसकी वो चेंज होती दिख सकती है, पहली बात। दूसरी बात, केमिकल रिएक्शन के दौरान में आपको कलर भी चेंज होते दिख सकता है। ठीक है, या फिर आपको जो है और क्या देखने को मिल सकता है, कलर कहाँ पे जो बना था ना येलो करके, मैंने कहा था आपका येलो जो दिख रहा है आपको, तो वो येलो क्या था आपका, वो प्रेसिपिटेट था। मैं समझाऊंगा आगे कि ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो वो हम देखेंगे। फिर इसके अलावा एक गैस भी आपको निकलती हुई दिख सकती है, एवोल्यूशन हो सकता है गैस का। और इसके अलावा आपको क्या है, टेम्परेचर भी देखने को मिल सकता है। अब मैंने आपको ये बात यहाँ पे नहीं बताई थी लेकिन अभी यहाँ पे बता देता हूँ। तो जब यहाँ पे आप अपनी हथेली रख के देखोगे इस फ्लास्क पे, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा राइज दिखेगा, है ना, हल्का से गर्म होगा। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के दौरान पे आपको टेम्परेचर भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी बात। क्लियर है, यहाँ तक आप समझे। केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, स्टेट में चेंज, कलर में चेंज, टेम्परेचर में चेंज, या फिर एवोल्यूशन हो सकता है गैस का। तो ये 4-5 चीज़ें याद कर लो, बहुत ईजी हैं, कुछ इसमें दिक्कत हमको नहीं आती है। ठीक है, अब हमारा अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, बहुत ही इजी जब ये चीज़ है आपकी, केमिकल इक्वेशंस कुछ और नहीं है बल्कि जो भी हमने अभी तक रिएक्शंस देखी ना उनको कैसे हम इक्वेशन में लिखते हैं वो आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा मैथ को सोचो, मैथमेटिक्स को, तो उसमें हम क्या करते थे। तो मैथमेटिक्स में हमको जैसा कि याद है, इक्वेशन के लिए हम एक चीज़ होती थी कि LHS जो होता था वो बराबर होता था किसके, RHS के, मतलब कि लेफ्ट हैंड जो साइड रहती थी हमारी वो राइट हैंड साइड के बराबर हो, उसी को इक्वेशन कहते हैं। मतलब कि जो चीज़ इक्वल हो वो क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाती है। तो अब LHS जो है बराबर RHS के, तो अब यहाँ से LHS के साइड में क्या होगा, तो यहाँ पे LHS के साइड में आपको हम बताएंगे कि रेक्टेंट होंगे जो कि रेक्ट कर रहे होंगे, और आपका RHS साइड के साइड में क्या जाएंगे, प्रोडक्ट जाएंगे जो कि आपके फॉर्म हो रहे होंगे उनकी रिएक्शन के दौरान। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं हमारा क्या, इक्वेशन। अब इसको लिखने के तरीके होते हैं वो हम देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। ठीक है,
तो अभी आपने जो एक्टिविटी 1.1 करी थी तो उसमें मैंने कहा था कि मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख के आपको समझाऊंगा, तो वही पार्ट आपका ये शुरू हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भैया जो इक्वेशन में हमारा क्या हो रहा था, मैग्नीशियम की रिबन जल रही थी और ऑक्सीजन के संग में जल रही थी और हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रही थी। तो उसको यदि हम ऐसे शब्दों में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम आया हमारा, ठीक है, मैग्नीशियम आया और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संग मिला और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ली। तो देखो यहाँ पे हमारा ये हो गया कौन सा, LHS वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड जो कि हमारा यहाँ पे बन रहा है RHS, मतलब कि यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, ये देखिए, और यहाँ से हमको LHS साइड में रेक्टेंट मिल रहा है, ठीक है, रेक्टेंट आएंगे प्रोडक्ट मिलेगा। अब इतनी बात तो हमें हो गई क्लियर। अब भाई एक बात मुझे बताओ कि ऐसे हम मैग्नीशियम लिखें, ऐसा ऑक्सीजन लिखें और ऐसे करके बताएं तो क्या कितना बड़ा दिक्कत नहीं आएगी क्या, इसमें बहुत दिक्कत आएगी यार, ऐसे कब तक हम लिखते फिरेंगे। तो क्या हमको इसको भी छोटा सा एक तरीका मिल जाए कि इसको भी लिखने का, तो हमको तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा और चीज़ें समझ लो कि आप जो है जब भी रेक्टेंट आप लिखेंगे तो उसको ऐसे पॉजिटिव साइन में लगाएंगे, और या फिर प्रोडक्ट जो भी बन के आएगा तो उसको भी पॉजिटिव करके बनाएंगे आप, ठीक है। मतलब पॉजिटिव से ये समझ आता है कि इन दोनों के मिलने से ये बन रहा है, और प्रोडक्ट साइड में भी आप ऐसे प्लस लगा के कुछ और भी बता सकते हो, जैसे कुछ और मिल रहा हो तो आप उसको प्लस लगा के आप यहाँ पे बता दो हाइड्रोजन निकल रही है, जो भी कुछ है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें इतना ही बात हो गई क्लियर। अब एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है मैं समझाता हूँ। तो अभी तक हमने जो आपको बात बताई उसमें क्या हो रहा था कि उसको हम केमिकल रिएक्शन को लिख रहे थे, तो शब्दों में लिखने में क्या हो रहा था, बड़ी दिक्कत आ रही थी भाई, है ना, इतने, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो बहुत बड़ी बड़ी भी होंगी, तो क्या उनको शब्दों में लिखते बैठेंगे, क्या दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए भी हमारे लिए फिर तरीका आया, फिर क्या आया कि इनको हम सिंपलेस्ट इनका सिंबल में लिख दें, ठीक है। अब ये सिंबल क्या है, जैसा कि मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg, ठीक है, तो हमने Mg लिख दिया। ऑक्सीजन का सिंबल तो O होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा वो ऑक्सीजन नहीं है बल्कि उसकी ऑक्साइड है, ठीक है। ऑक्साइड हमेशा क्या होती है, 2 होती है, जैसा कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी गैस है तो वो भी ऐसे H2 लिखाएगा ना, हाइड्रोजन अकेला हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन की यहाँ पे गैस होगी, तो गैस जनरली क्या होती है आपकी ऐसे करके 2 में हमको देखने को मिलती है। अभी ये समझ लो, आगे मैं आपको भी और क्लियर करूंगा। तो ऑक्सीजन हमारी O2 है, ठीक है। अब यहाँ से जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो वो बन रहा है हमारा क्या, MgO। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे Mg एक था, O2 यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे O हमारा अकेला कैसे रह गया, ये क्या गड़बड़ी आ गई भाई साहब, समझाता हूँ मैं आपको, सुनो। ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल रहने का बस इतना सा रीजन है कि यहाँ पे जब ये Mg का यहाँ पे देखिए क्या होता है, इनकी बैलेंसी जो होती है ना, आपने ये शब्द सुना होगा पहले भी 9th में, बैलेंसी मतलब कि हर एक जो हमारा एटम होता है उसकी बैलेंसी होती है, मतलब लास्ट में इसके इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो उस जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना लास्ट सेल में इनके, तो वो जनरली ऐसा केस होता है कि या तो उनके 8 बने वो पूरे, और 8 नहीं बन रहे हैं तो मतलब बोलते हैं ना ऑक्टेट कहते थे उसको हम, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट बन जाए मतलब कि 8 यहाँ पे हो जाए आपके। यदि 8 नहीं हो रहे हैं तो वो क्या करेगा, अपना किसी को दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बड़े ही ध्यान से समझाता हूँ, मे बी आपको ये याद नहीं होगा, समझो। मैंने आपसे कहा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के पास में होते हैं कितने, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को आप रखिए जरा, कैसे रखेंगे, तो पहले सेल में चले गए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के बच्चे कितने, दूसरे सेल जो आएगा इसमें चले गए 6 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये रहे भाई साहब 1 2 3 4 5 और ये रहा 6वां। अब एक बात मुझे बताओ कि इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना इजी है या फिर इसको 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देना इजी है। तो आप कहेंगे सर ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, वो इसके लिए फायदेमंद हो जाएगा और ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, बहुत बढ़िया। तो अब ये क्या करता है, जनरली जब ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं तो ये क्या करता है, अपने ऑक्सीजन, एक दूसरा ऑक्सीजन आता है और उसके भी लास्ट सेल में वही फंडा है ना, ऐसे पहले सेल में 2 हैं और आखिरी के में 6 हैं। तो एक तरह का ये कंपाउंड या फिर कह सकते हैं एक तरह का ये फॉर्मेशन बनाता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ही है हाँ। तो ये ऐसा बनाता है कि इसके संग में ये शेयर कर लेता है ना दूसरे के संग में, अपने ही खुद के ऑक्सीजन के संग में, इसलिए O2 बन जाता है। अब लेकिन जैसे ये टूटता है आपस में तो फिर से इसके पास में वही 2 वैलेंसी आ गई। तो अब क्या होता है यहाँ पे देखिए कि जब ये टूटता है तो एक ऑक्सीजन आपका, मैं फिर से इसको बताता हूं, एक ऑक्सीजन आपका जैसे ये टूट के दोनों अलग हो गए तो यहाँ पे एक जो Mg हमारा है, तो Mg है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जब ये 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैं उसका भी आपको समझाता हूँ कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो पहले सेल में चलेगा उसके 2, दूसरे में 8 कंप्लीट हो जाएंगे आपके, देखो तो इस तरीके से 8 में बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैग्नीशियम का बना रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो दूसरे कलर से बनाते हैं यार,
है ना, दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। रुको, दूसरे कलर से बनाते हैं, इससे बनाते हैं। तो ये मान के चलो मैग्नीशियम है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे 1 और 2 तो पहले सेल में इसके चले गए, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 यहाँ पे हो गए। अब 2 और बचे, क्योंकि मैंने कहा बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो चले गए कहीं पे यहाँ पे बाहर, ये 2। अब ये 2 जो बचे हैं, तो या क्या करेगा ये, क्योंकि छले ना तो उसके लिए होगा नहीं भाई साहब, ये छले के 8 तो कंप्लीट करेगा नहीं। ये क्या करेगा, 2 अपने किसी को दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 क्या करता है, ये ऑक्सीजन को दे देता है। तो जब ये 2 अपने ऑक्सीजन को देता है, तो वो इस तरीके से देता है कि जब मैंने कहा था ना ये O2 था यहाँ पे, इसने यहाँ से इससे और इसने यहाँ से शेयरिंग करी थी, तो ये इसकी शेयरिंग हो जाती, टूट जाती है, और एक ऑक्सीजन आके इसके संग में क्या होता है, आपका फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब कि ये अपना यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरीके से, और ऐसे करके क्या होगा, यहाँ से आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी और आपका MgO बन जाएगा। आप समझे एक ऑक्सीजन कैसे बना है। ऐसे ही दूसरा Mg वाला आएगा, फिर इसके संग में वाले में इसके संग में रिएक्शन कर लेगा, तो ऐसे करके हमारा क्या होगा, MgO बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ऑक्सीजन वहां पे सिंगल हो रही है। अब जब, चलो मैं इसको मिटाता नहीं हूं, है ना, ऐसे करके हो रही है। अब जब ये होती है, तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपका चलो हमको समझ आ रहा है, पर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि यदि कोई चीज़ हमारी इक्वेशन तो जब हमारी सही होती, जब हमारा इधर पे क्या हो जाए, हमारा बराबर हो उतना यहाँ पे हो। लेकिन यहाँ तो हमको ये देखने को मिल रहा है सर ये तो बराबर ही नहीं है। तो इसको ही हम कहते हैं फिर हमारा क्या करना, बैलेंस करना। क्योंकि यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, डॉल्टन का हमने लॉ पढ़ा था, या फिर हम कहें कि हमने एक लॉ पढ़ा था क्लास 9th में, कि हमारा क्या होता है कि मास हमारा कभी भी कम नहीं हो सकता है किसी भी चीज़ के दौरान। मतलब कि किसी से आपने क्या करा है, एक मग्गे ऐसा पानी भरा है आपका यहाँ पे, तो यदि आपने क्या करा, उस पानी यदि आपने 5 लीटर डाला था, तो वो 5 लीटर ही पानी मिलेगा, ऐसा नहीं होगा 4 लीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने 2 ऑक्सीजन डाली थी, तो एक ऑक्सीजन ऐसे हवा में तो उड़ नहीं जाएगी, क्या होगा कि वो भी यूज़ आएगी। वो कैसे आएगी कि वो आपकी ऐसे यूज़ हो जाएगी कि यहाँ पे जब हमने मान चलो 10 ग्राम लिया था Mg, तो 5 ग्राम तो इसके संग में मिल गया, फिर अगला जो 5 ग्राम है वो दूसरे के संग मिल गया, तो टोटल हमको मिलेगा उतना ही प्रोडक्ट, लेकिन क्या होगा, वो अलग अलग तरीके से फॉर्मेशन कर लेगा। समझ आई कि नहीं आई, ये सिंपल सी बात। फिर से बोलता हूं, हमने Mg 10 ग्राम लिया, ठीक है, और हमने ऑक्सीजन लिया वो भी 10 ग्राम लिया, ठीक है। ऐसे में एक कंडीशन बोल रहा हूं, तो क्या होगा कि 10 ग्राम में से 5 ग्राम जो Mg होगा हमारा, वो 5 ग्राम ऑफ जो है ऑक्सीजन के संग में मिल जाएगा। फिर फर्दर जो हमारा 5 ग्राम ऑफ जो Mg बचा, फिर फर्दर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या होगा, पूरा जो हमारा यहाँ पे 20 ग्राम है, तो वो यहाँ पे भी हमको 20 ग्राम ही मिलेगा, ठीक है, समझे। तो अब यहाँ पे हमको लिख के भी बताना पड़ता है, ठीक है, कि भाई साहब इधर भी उतना ही था, इधर भी उतना ही था। तो कैसे बताते हैं, वो बैलेंस करके बताते हैं। बैलेंस कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल सा, कि हम कहेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, देखो मैं यहाँ पे चलो इसको बैलेंस वाले पार्ट से ही समझाता हूँ। तो बैलेंस करने के लिए हम चलो, क्योंकि हमने ये वाले से समझ रहे हैं बैलेंस, तो हम इससे ही समझेंगे, क्योंकि अलग कंपाउंड लेके बैलेंस नहीं समझेंगे, क्योंकि उसमें दिक्कत आ जाएगी आपको। चलो इसको ही बैलेंस करना सीखते हैं। कैसे करेंगे बैलेंस, मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ बस वो देखो ध्यान से, इतना दिमाग मत लगाना कि सर बुक में लाइन क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ ऐसे करके, उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ। तो Mg को बैलेंस कैसे करोगे, मुझे खुद आप समझाओ भाई। तो आप ऐसे करोगे कि सर यदि हम यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, तो यहाँ पे या तो हम इसको आधा कर दें, या फिर इसको हम डबल कर दें, ठीक है, ऐसे हो सकता है, तो कर दो आप। चलो इसको आधा करते हैं। तो जनरली हम आधा करना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आधी आप कैसे कर रहे हो भाई साहब, रेक्टेंट की साइड थोड़ी हम करेंगे कुछ भी चीज़ें ज़्यादा छिड़खाने, क्योंकि हमने तो 5 ग्राम जो चीज़ ली थी, तो 5 ग्राम से आधा ग्राम हमको तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम रेक्टेंट की साइड में ज़्यादा पहले चेंज नहीं करते, हम प्रोडक्ट की साइड में देखते हैं। तो हमको देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे करके 2 नहीं लगा देंगे, क्योंकि हमारा कंपाउंड ही रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमारा हो गया कि 2 MgO बन रहे हैं, ठीक है, समझ गए। 2 MgO कैसे बन रहे हैं, वही तरीके से अभी जो मैंने ऊपर फंडा बताया था ना, ये वाले तरीके से, कि एक ने इधर बना लिया और एक ने इधर बना लिया, ठीक है। इस तरीके से 2 MgO बन गए, बहुत बढ़िया। अब सर 2 MgO तो बन गए, लेकिन हमारे पास में Mg तो सिंगल ही रह गया है इसके अकॉर्डिंग। तो 2 Mg तो 2 हो गए Mg, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो देखो अब जो चीज़ें मैंने यहाँ पे करी हैं, है ना, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, इससे हमारी अब गिनो तो दोनों टाइप पे आप गिन के देख लो। देखो 2 Mg हैं, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन भी 2 ही हैं रेक्टेंट साइड में, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट साइड में देखो 2 Mg हैं, 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि ये 2 आपका Mg के लिए नहीं है बल्कि 2 के लिए भी है। तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि बैलेंस करना ठीक है।
अब यहाँ से देखिए बैलेंस को जो इन्होंने बताया ना फंडा इधर बुक में लिख के, वही पूरा फंडा मैंने आपको पूरा ऊपर समझा दिया है। इस चीज़ को हम कहते हैं हमारा क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि आपको यहाँ पे बुक में भी इन्होंने लिख के बताई है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लिखी होगी, इधर देखो। ठीक है, कहीं तो लिखी रहती है यहाँ पे, मैं देखता हूँ कहाँ लिखी है भाई। हम्म, हाँ ये रही। तो इसी चीज़ को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड करना, कि मतलब क्या कर रहे हैं हम, हमारे अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो चलो अब मैं बुक के जो एग्जाम्पल हैं उनको भी लेकर समझा देता हूँ, आइए जरा। तो जैसा कि बुक में एग्जाम्पल दिया हमारा किसका, ये वाला, ये कौन सा, जिंक का रिएक्शन हो रहा था। मैंने कहा था ना जिंक के ग्रेन्यूल्स थे, तो जिंक के ग्रेन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड से मिल रहे थे। तो कैसे वो मिल रहे थे, क्या हो रहा था, देखो। तो जिंक को सबसे पहले तो हम इसके सिंबल में लिखेंगे। चलो भाई साहब, पहली स्टेप होती सिंबल में लिखना। तो सिंबल में लिख लिया हमने जिंक को ऐसे करके Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड को, इसका फॉर्मूला पूरा H2SO4 होता है, वो लिख लिया। अब देखो कुछ ऐसे फॉर्मूला जो कि याद करने पड़ेंगे, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है उसको हम HCl कहते हैं। ऐसे आपको फिर याद करने पड़ेंगे ये, क्योंकि यदि आपको याद नहीं होंगे फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कहते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो, जब इसकी रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन होने के बाद में हमारे पास में इस तरह से ये हमारा क्या बन के आया, प्रोडक्ट बन के आया। तो प्रोडक्ट में एक तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से जिंक ने क्या करा, जिंक क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है, तो हाइड्रोजन को कहेगा भाई साहब टाटा बाय बाय, निकलो यहाँ से। और जो सल्फ्यूरिक पूरे, ये हमारा सल्फेट बोलते हैं इसको, तो ये सल्फेट को कहेगा यार हमारे संग में जरा जोड़ी बना लो। तो ये यहाँ से जिंक के SO4 बन जाएगा, जिसको कहेंगे जिंक सल्फेट। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बन गया। हाइड्रोजन को टाटा बाय बाय बोल दिया। हाइड्रोजन भाई साहब ने कहा चलो यार मैं तो निकलता हूँ यहाँ से, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए। अब दोनों तरफ, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तरफ, देखो कि दोनों तरफ में आपका बराबर है कि नहीं है कंपाउंड। चलो गिनते हैं। तो यहाँ पे जिंक एक है भाई साहब, बढ़िया, तो प्रोडक्ट साइड भी एक ही है। चलो, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे दो थे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो ही हैं। सल्फर आपका एक है, तो सल्फर भी यहाँ पर एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे चार है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे चार है। तो इसको कहते हैं हमारी कैसी, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। ठीक है, कहीं कहीं पे हमको नीड होगी, कहीं पे नहीं होगी, ऐसा भी होगा। तो ये हमारी ऑलरेडी बैलेंस है, तो यहाँ पे हमको दिक्कत नहीं लेनी दिमाग में। ठीक है, इसको कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। अब अगली देखो जरा, ये केस हमारा बैलेंस था, लेकिन इस वाले केस को देखो, क्या ये बैलेंस है, गिनते हैं जरा ये बैलेंस है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि आयरन हमारा एक है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट साइड में दो हैं, और ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, एक हैं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमने जब इसका प्रोडक्ट देखा, तो प्रोडक्ट में क्या बन के आ गया हमारा, फेरिक की ऑक्साइड बन के आ गई। उसमें जो हमारा क्या हो गया, जो आयरन है इसको देखो फेरस कहते हैं, Fe मतलब होता है फेरस, और इसी को हमारे शुद्ध शब्दों में कहते हैं हमारा आयरन। ठीक है, आयरन जो होता है ना, खाने वाला बोल रहा हूँ, मतलब आयरन जो होता है, हम अरे लोहा यार, है ना, समझ गए। तो वो लोहा को साइंटिफिक नाम है फेरस करके, Fe करके लिखा जाता है। तो ये जो आयरन हमारा प्रोडक्ट साइड में एक है, हाइड्रोजन दो हैं, ऑक्सीजन एक है। लेकिन जैसे हमने इधर प्रोडक्ट साइड में गिना, तो वहाँ पे कितने हैं आपके, आयरन तीन हैं, ऑक्सीजन चार हैं आपके। ठीक है, दूसरे कलर से लिखें, बहुत बढ़िया लिख लेते हैं। तो आयरन हम चार हैं, वो आयरन तीन है, ऑक्सीजन चार है, और हाइड्रोजन दो हैं। तो हाइड्रोजन को तो छुड़खानी नहीं करनी, क्योंकि वो तो दो है, तो वो दो ही है। चलो, लेकिन ऑक्सीजन तो चार हो गया यार, तो चार हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल चार से मल्टीप्लाई करा दे। तो कैसे, चार से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, मैंने कैसे देखा, देखो उसी तरीके से आपको देखना है। मैंने क्या देखा सबसे पहले, कि ऑक्सीजन यहाँ पे है चार, तो चार को हमको, ऑक्सीजन को चार बनाने के लिए इधर पे चार मल्टीप्लाई करा दूं, तो यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा। चलो, बराबर तो हो गया, हमने कहा। दूसरा केस मैंने देखा कि जब मैंने इधर चार से मल्टीप्लाई कराया, तो ये चार दूनी कितना हो जाएगा आपका, आठ हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी दो थे, चार से और गुणा कर दिया, तो चार दूनी आठ। तो यहाँ पे भी मैं चार से मल्टीप्लाई करा दूं, ये लो चार से मल्टीप्लाई करा दिया। अब चलो, इतना तो चलो हमारा ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन आयरन का क्या, आयरन तो यहाँ पे हमारे तीन है, तो यहाँ पे भी चलो तीन से मल्टीप्लाई करा देते, बैलेंस हो गई, काम खत्म। ठीक है, ऐसे करके ये होगा। अब ये डब्बे मब्बे बनाना, ये फालतू का करना लफड़ा मफड़ा, वो आप देख लेना, क्योंकि इतना कोई आपसे एग्जाम में जब आप करोगे तो ये सब कहता नहीं है कि डब्बे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में, एग्जाम में वो सीधा कहेगा आप हमें बैलेंस करके दे दो, तो वहाँ पे बैलेंस करके दे देना, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं कि डब्बे बनाना और ये सब करना। ठीक है, समझे। ठीक है, तो ये सब बुक में जो बातें लिखी है सब आपकी फालतू की बातें, कोई आपकी लेना देना इनसे है नहीं है। जो हमने अभी मेथड का लगा के क्या रहा है, उसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए भाई साहब, इतना आप समझे बैलेंस करना। अब एक चीज और आती है आपकी, कि इसमें यहाँ पे एक चीज और फंसती है हमारा,
कि ये तो हमको समझ आ रहा है कि चलो उसको बैलेंस भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे पास में ऐसा कैसे पता चलेगा कि आयरन जो हमने लिया था वो एक सॉलिड लिया था फिर एक गैस लिया था, यहाँ पे जो हमने पानी जो लिया था H2O वो हमने एक सॉलिड लिया था फिर गैस लिया था या फिर बर्फ ली थी, कैसे पता चलेगा ये? तो इसको पता करने के लिए इसके लिए हमको कुछ सिंबल यूज करने पड़ेंगे। तो फिर उनको कहते हैं कि आपका राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब कि हर एक जो हमारे कंपाउंड हैं या फिर हर एक जो एलिमेंट हैं उनकी फिजिकल स्टेट को बताने के लिए हम कुछ सिंबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई हमारा कैसा है, लिक्विड है, पानी है, तो उसको देखो सबसे पहले गैस का बताता हूं, ठीक है? तो कोई गैस है तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं जी, ठीक है? कोई हमारा लिक्विड है मतलब कि पानी है तो उसके लिए सिंबल यूज करते हैं एल। कोई हमारा कैसा है, आपका एक्वस है, मतलब कि थोड़ा सा वो पानी में घुला हुआ है, ठीक है? पानी में कोई चीज़ घुली हुई होती है तो उसको कहते हैं एक्वस। तो कोई चीज़ एक्वस है तो उसको कहेंगे हमारा ए क्यू। और यदि कोई चीज़ हमारी कैसी है, सॉलिड एकदम, तो उसको कहेंगे एस से, ठीक है? उसका सिंबल एस हो जाएगा। तो अब देख लो जरा, हम यहाँ पे हमारा आयरन जो था इस रिएक्शन में वो कैसा था, सॉलिड था, तो हमने एस लगा दिया उसके आगे। पानी हमने गैसियस फॉर्म में लिया था, मतलब वाटर वेपर में लिया था या कह सकते हैं स्टीम लिया था, इसलिए हमने उसमें क्या लगा दिया, जी लगा दिया। और इसको मैं आगे बताऊंगा कि कुछ कुछ क्या होते हैं, रिएक्शन जब होती है उसमें वाटर हमारा नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं होती, वहां पे हमको भाप से रिएक्शन करानी पड़ती है। और ये शायद चैप्टर 3 में है या फिर चैप्टर 2 में, वो मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो, ठीक है? फिर ऐसे ही हमारा ये जो बना है फेरिक ऑक्साइड, वो हमारा कोई गैस नहीं है, क्या है, वो हमारा सॉलिड है, तो उसके लिए हमने एस लगा दिया। हाइड्रोजन हमारी गैस थी तो हमने जी लगा दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके अलावा भी कुछ और सिंबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भैया हमने टेम्परेचर क्या लेके रखा था, हमने प्रेशर क्या लेके रखा था, ठीक है? तो वो भी हम लगाते हैं, तो उसके लिए हम ऐसे करके और भी सिंबल होते हैं उनका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे तो वो लिखे भी हैं, जैसा कि टेम्परेचर, प्रेशर और एक कैटलिस्ट। अब एक नया शब्द आया आपके लिए, टेम्परेचर प्रेशर तो आप सब जानते हो, लेकिन एक कैटलिस्ट क्या होता है देखिए। तो कैटलिस्ट मतलब होते हैं कि वो ऐसे जो कि क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं उसका रेट, मतलब कि जो दर होती है उसके होने की, या उसको कम भी कर सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में या तो वो रिएक्शन हो रही है उसको स्लो कर देंगे या फिर तेज कर देंगे, ठीक है? उसको कहते हैं कैटलिस्ट। तो उसको कैटलिस्ट को हम क्या करते हैं, जो हमारा ये एरो होता है ना रिएक्शन के बीच में जो लगता है, तो उसी एरो के क्या करते हैं, हम ऊपर ऐसे करके रख देते हैं ना कैटलिस्ट को भी, टेम्परेचर वगैरह को भी। देखो तो यहाँ पे हमने प्रेशर को रख दिया, यहाँ पे ऊपर लिख के बता दिया भैया ये जो रिएक्शन हो रही है ना, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के संग में रिएक्शन कर रहा है, तो वो 340 एटीएम मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कर रहा है, ठीक है? ऐसे ही हमारा जो भी कैटलिस्ट है, तो हमारा मान चलो कैटलिस्ट यहाँ पे था सनलाइट वगैरह या क्लोरोफिल वगैरह, ठीक है? तो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, क्या हो रहा है, तो वो सब हम यहाँ पे इस जो ये हमारा एरो होता है उसके ऊपर लिख के समझा देते हैं, ठीक है? ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है? एक चीज और देखो, यहाँ पे हम जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे हमने इसका नाम लिख दिया भाई साहब ग्लूकोज, तो याद कर लेना ये फॉर्मूला C6H12O6, इसका क्या नाम है आपका, ग्लूकोज नाम है, ठीक है? तो ये आपका पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है? और ये रिएक्शन तो भैया कर ही लेना याद है ना, जो भी रिएक्शन यहाँ पे आती जा रही सबको याद करते जाना। और कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, बिल्कुल पूछते जाना मुझसे सवाल, ठीक है? आइए जरा अब हम क्वेश्चन भी कर लें, है ना, साथ साथ में, चलो तो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए जरा, क्या कह रहा है हमसे कि क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को क्लियर करते हैं जलाने से पहले, है ना यार हमें? तो उसका रीज़न ये है कि भैया मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन की उसमें परत जम जाती है, तो उस ऑक्सीजन को परत को हटाने के लिए, फिर उसमें भी जो भी धूल धमास लगी हुई है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको रब कर देते हैं, जिससे कि उसकी डस्ट वगैरह, उसकी ऑक्सीजन की परत वगैरह निकल जाए, ठीक है? इसलिए करते हैं इस यहाँ पे। फिर दूसरा कह रहा है कि हमको इसको बैलेंस इक्वेशन में लिख के बताओ इनको। तो यार देखो यहाँ पे लिखना इनको, चलो लिख लेते हैं। तो जैसा कि क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन हमारा क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे H2 प्लस का कौन है, क्लोरीन, मतलब कि है जो आपका इस तरीके से ये दोनों रिएक्शन करके HCl दे रहे हैं, उसको बताइए कैसे। तो यहाँ पे 2 लगा दो, सिंपल, ये बैलेंस हो गया। फिर आपको अगला बोल रहा है यहाँ पे क्या, ठीक है, क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड आपका है और एल्युमिनियम सल्फेट है, और इससे आपको जो है बेरियम सल्फेट मिल रहा है और एल्युमिनियम क्लोराइड मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं यार, क्वेश्चन के लिए अलग ही लाते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ ऐसे जो कि मैं आपको बताऊंगा एकदम बोरा जाओगे, पगला जाओगे, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम अलग से एनसीईआरटी सॉल्यूशन में देख लेंगे, ठीक है? चलो अब हम देखते हैं यहाँ से हमारा क्या, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है? चलो देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से चलिए अब देखते हैं हमारा क्या, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। तो बड़ा ही इजी है ये भी टॉपिक आपका, कोई है ना दिक्कत नहीं आएगी आपको, जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे आपको समझ आ जाएगा। देखो
सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन को तो हम समझ गए थे कि क्या होती थी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती थी, जैसे कि हमने देखा था भाई इसमें कि हमको कलर चेंज देखने को मिले, हमको टेम्परेचर राइज होने को मिले, गैस बॉल होते को मिले, तो ये सारी चीज़ें हमको कैसे करती हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही हैं। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं वो तो हम समझ गए हैं, लेकिन हमें ये समझना है केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार से हो सकती हैं। समझ रहे हैं, वही बातें हैं, बस उन्हीं को थोड़ा सा भी आपको एलोबरेट करके बताएंगे। ये कैसे मैं बताता हूँ, देखो। सबसे पहले तो देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि भाई आपने क्लास 9th में ये तो पढ़ चुके हो कि केमिकल रिएक्शन जो होती हैं तो उसमें एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो डू नॉट चेंज टू दूस अनदर एलिमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या मतलब हुआ कि आपने मान चलो कार्बन की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के संग में, ठीक है, कार्बन की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के संग में। ध्यान से सुनना जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कार्बन के संग में यदि ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई तो ऐसा नहीं होगा कि कार्बन ऑक्सीजन बदल जाएगा, ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता। ठीक है, कार्बन आपका हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाए, कार्बन आपका मोनोऑक्साइड बन जाए, लेकिन कार्बन आपका कार्बन ही रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन नहीं बन जाएगा। ठीक है, कोई भी एक एटम होगा तो वो उसका जो एक्चुअल नेचर होगा उससे वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यही तो लिखा है इन्होंने कि केमिकल रिएक्शन के दौरान में एटम जो होता है वो आपका एक प्रकार का है, फिर एक किसी एलिमेंट का वो किसी अनदर एलिमेंट में नहीं चेंज होता है। ठीक है, और ना ही कोई भी एटम आपका डिसअपेयर होता है ना तो गायब होता है वो। और कहाँ से, वो उस मिक्सचर से जो कि हमको अलग से जो हम मिक्सचर बनाएंगे उसमें, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कार्बन का हमने कोई मिक्सचर बनाया या फिर ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का तो नाइट्रोजन ही गायब हो गई उससे, ऐसा कभी नहीं होगा। और असल में होगा क्या कि केमिकल रिएक्शन में ये होगा कि आपका ब्रेकिंग होगा, टूटेगा, बनेगा कोई भी क्या एक बॉन्ड बनेगा जो कि एटम के बीच में और प्रोड्यूस करेगा न्यू सब्सटेंसेस को। सिंपल सी बात है यार, देखो मतलब ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब मिले तो हमको दिया उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे जो है कार्बन और ऑक्सीजन को मिलने से एक बॉन्ड बना, उस बॉन्ड की वजह से हमको नया सब्सटेंस मिला, बात खत्म। ठीक है, या फिर कोई इसका दूसरा कोई दूसरे बना होता, मान चलो ऑक्सीजन हमारा मान के चलो वाटर होता है, ऐसा करके वाटर का संग में मिला होता है, ठीक है, इस तरह से। तो वहाँ पे फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक होते हैं, फिर वहाँ से ऑक्सीजन इस तरह पे ये मिल जाता है और फिर वो अलग रिएक्शन होती है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 सेकंड दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया है, देखिए, तो ये सब चीज़ें हम जो है बॉन्ड वगैरह कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे टूट रहा है, ये सब कुछ हम चैप्टर 3 में और चैप्टर 4 में अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए हमें इतना डीप में नहीं जाना है। अब सबसे पहली हम रिएक्शन देख रहे हैं जो कि हमारी केमिकल रिएक्शन है, वो है कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, उसको शब्दों से ही हमको समझ आ रहा है कि भैया कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिंपल सा कि उसमें कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन मतलब कि जुड़ना। अब किसका जुड़ना होगा वो आपको हम बताते हैं। देखिए, तो इस रिएक्शन को करने से पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे हमको चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि इस रिएक्शन में क्या होता है। ये तो एक्टिविटी हम 1.4 कर रहे हैं। इसके लिए हमको क्या लेना है, एक आपको स्मॉल या छोटी सी अमाउंट में कैल्शियम की ऑक्साइड लेनी, भाई साहब, है ना, कैल्शियम का ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम आप सब जानते होंगे या नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करेंगे, Ca इसका लिखेंगे, सिंबल होता है, और इसको हम कैल्शियम कहते हैं। ठीक है, जैसा मैंने पीरियोडिक टेबल में अभी तक नहीं बताते आ रहा, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वो, तो उसी में से कैल्शियम भी है। तो कैल्शियम जो अपनी होती है तो उसकी ऑक्साइड होती है इस तरीके से CaO करके, इसको बोलते हैं कैल्शियम की ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम की ऑक्साइड को जो दूसरा नाम दिया गया है साइंटिस्टों ने, वो दिया है इसको क्विक लाइम करके। क्विक लाइम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो होता है बहुत जल्दी आपका, लाइम मतलब होता है चूना, तो ये बिल्कुल आप जैसे ही पानी डालोगे इसमें चूना बन जाता है और इसको आप यूज़ करके वाले वाले पुट्टी वगैरह कर लेते हो। ठीक है, तो उसी को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और इसी को क्विक लाइम या फिर चूना कहते हैं। तो उस चूने को आपको क्या करना है, एक बीकर में लेना है। बीकर आपका इस तरह का जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट या कह लीजिए, या फिर गिलास के तरह का जो मग तरह का जो दिख रहा है, इसी को बीकर कहते हैं। ठीक है, बीकर को आप लीजिए और जैसे ही क्या करिए, आप उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर थोड़ा सा उसमें क्या करिए, धीरे धीरे क्या करिए, उसमें वाटर मिला दीजिए। ठीक है, इधर देखो, तो मान चलो यहाँ पे हमने ये जो टुकड़े दिख रहे हैं वो क्या है, हमारे चूने हैं या फिर क्विक लाइम है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है। इसमें हमने वाटर मिलाया धीरे धीरे से और उसको हल्के से स्टेयर करा, स्टेयर मतलब कि ऐसा घुमा भी दिया। तो क्या होगा, इसमें से बुलबुले निकलने शुरू हो जाएंगे और साथ में यदि आप इसमें से हथेली लगा के अपनी देखोगे तो क्या होगा, आपको ये हल्का सा गर्म दिखेगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या है, कुछ चीज़ें समझ आई हैं। पहली तो ये कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है और दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आया है ना। अभी मैंने आपको एक पिछली रिएक्शन और बताई थी, उसमें बताया था केमिकल रिएक्शन जब होती है उसमें टेम्परेचर का चेंज आता है। देखो यहाँ पे आपका आ रहा है चेंज, आपका टेम्परेचर में राइज हो रहा है टेम्परेचर। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हम वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कैल्शियम जो होता है या कैल्शियम की जो ऑक्साइड होती है वो रिएक्ट करती है विगरसली। विगरसली मतलब एकदम से बहुत खतरनाक तरीके से
किसके संग में? वाटर के संग में, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ही खतरनाक तरीके से वाटर के संग में रिएक्शन करता है और हमको क्या देता है, वो एक स्लैग्ड लाइम बनाता है। स्लैग्ड लाइम जो है एक तरह का चूना का एकदम बाद में जब बन जाता है ना चूना एकदम पानी में घुलने के बाद में, तो जो बनता है वो स्लैग्ड लाइम कहते हैं उसको, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे जो बन रहा है ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनेगा और साथ में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमको हीट देखने को मिलेगी या हीट रिलीज होगी। अब आपके दिमाग में ये जरूर क्वेश्चन आएगा कि सर हमने जब चूना हाथ में लेते हैं तो वो तो ठंडा रहता है, लेकिन पानी मिलाने पे वो गर्म क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। उसका रीज़न ये देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो इसमें कैल्शियम जो ऑक्साइड है वाटर आपके कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसी रिएक्शन में जहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, फॉर्म होता है टू या फिर मोर रिएक्टेंट से, तो इसको कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहली बात। अब दूसरी बात, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे हीट क्यों निकली है, तो हीट इसलिए निकली है कि कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में जो बॉन्ड बना होगा इनका, तो उस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी का क्या हुआ, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई। क्योंकि जब बॉन्ड किसी का टूटता है तो या फिर बॉन्ड वहाँ पे टूटेगा तो उसको बॉन्ड बनाने में एनर्जी लगी थी, तो उतनी बॉन्ड तोड़ने में भी एनर्जी लगी, तो उसके बीच का जब बॉन्ड टूटा तो इससे एनर्जी रिलीज होने लगती। ठीक है, तो उस एनर्जी जो रिलीज होती है वही आपको हीट के फॉर्म में दिखती है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे आपको कभी पूछेगा ये कि भाई साहब हमको हीट क्यों दिखती है, तो आप बता देना ड्यू टू, ऐसे लिख देना ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ क्विक लाइम, है ना। ऐसा आप लिख के एग्जाम में जाओगे, मिल जाएगा आपको नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला देखो जरा क्या लिखा है कि एक सॉल्यूशन हमने तैयार करा है सिलेक्ट लाइम का। सिलेक्ट लाइम वही था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कह रहे हैं सिलेक्ट लाइम, वो आपका रिएक्शन जो कि 1.13 में प्रोड्यूस हुआ है, तो इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब दीवार वगैरह में पुट्टी जो करते हैं ना, तो उसको वाइट वॉशिंग कहते हैं, तो उसके लिए यूज़ आता है, आपको मैंने पहले बताया है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट करता है धीरे धीरे किसके संग में, कार्बन डाइऑक्साइड के संग में, हवा में, और एक थिन जो है क्या कर लेता है, एक लेयर बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, मान के चलो मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। आपके घरों में दीवार होगी, तो आप पहले तो चूना जो होता है क्विक लाइम उसको पानी में घोलते हैं, उसका एक पेस्ट बनता है। ठीक है, जो पेस्ट बन के निकल के आता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब आप उस दीवार पर उसको पोत देते हैं, तो जब दीवार में क्या होते हैं, आपके घरों की जो दीवार होंगी, तो वहां पे क्या होगा कि ये जो हमारा चूना है जिसको हम कह रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उस पे क्या होगा, फर्दर CO2 रिएक्शन कर लेगी, और CO2 की रिएक्शन करने की वजह से वहां पे एक नया फॉर्म बन जाएगा, उसका नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। या इसको इस तरह से लिखा जाता है, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका बहुत यूज़ आता है। ठीक है, जैसे कि मार्बल वगैरह में बनाने में यूज़ आता है, जो आप घरों में देखना अपने, जो जिस ज़मीन पे आप बैठोगे, फ्लोर पे आप बैठोगे, तो उसमें जो मार्बल लगे हैं, जो क्या कहते हैं इनको, टाइल्स जो लगे हैं, तो वो आपके इसी से बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे और चीज़ याद रख लो कि ये जो फॉर्म होता है वो 2 या फिर 3 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म हो जाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे। तो ये इसकी रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका, उसके संग में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है और हमको क्या देती थी है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट दे देती है, और साथ में पानी जो होता है वो भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं जरा। अब हमको डिस्कस करना सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, और फर्दर जो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करा ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग में, तो वो भी केमिकल कॉम्बिनेशन ही है। मतलब ये वाला भी, ये रिएक्शन भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, क्यों है कॉम्बिनेशन? क्योंकि यार सीधा सा देख रहे हो कि यहाँ से कार्बन जो आ रहा है वो उसके संग में कंबाइन हो रहा है। ठीक है, ज़्यादातर जो रिएक्शन होती है ना नेचर में, वो कॉम्बिनेशन ही रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें कंबाइन ही होता रहता है। ठीक है, क्लियर है? आगे आइए जरा। बर्निंग हो गया कोल का, कोल मतलब कोयला, तो उसको जो जलाया जाता है, तो उस टाइम पे जब जैसे ही हमारा कोल जलता है, कार्बन जो जलता है, तो उसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको ये बताया था, तो ऑक्सीजन जो होती है इसके संग में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक केमिकल कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा है वाटर का फॉर्मेशन होना, H2 और O2 मिलके। देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे आया, ऑक्सीजन आया, दोनों के मिलने से हाइड्रो ये बन गया आपका कौन, H2O, तो ये आपका वाटर बन गया। तो इसको, ये भी केमिकल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है ना। इसको देखो बैलेंस कराया इन्होंने, मैंने इसको पहले ही आपको बताया था बैलेंस करके, तो उसी तरीके से कराया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई भी दो या फिर ज़्यादा आपके सब्सटेंसेस या फिर एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसी को केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो चलो इसको हाईलाइट करा देता हूँ मैं, और उसको एज इट इज़ अपनी बुक में नोट कर लो, और वहाँ पे टाइटल दे देना कि व्हाट इज़ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो वहाँ पे पूरी लाइन आप यहाँ पे ऐसे करके इसको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, आइए। एक्टिविटी 1.4 में हमने ये ऑब्जर्व करा था कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहाँ से इवॉल्व हो रही थी, और मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो होती है इस तरह की रिएक्शन जिसमें कि हमारा क्या हो जाए, मिक्सचर बॉम्ब हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो का मतलब होता है क्या, मतलब कि आउट होना या बाहर आना, और बाहर आना किसका, हीट का बाहर आना। तो किसी भी रिएक्शन से हीट बाहर आती है तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, और इसी का जैसे उल्टा आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा, वो होता है एंडोथर्मिक, वो हम आगे देख लेंगे। तो ये आप याद रखना कि यदि हीट आपकी रिलीज हो रही किसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से या केमिकल रिएक्शन में, तो वो आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो नेचर में एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे मीथेन जो होती है आपकी, ठीक है, नेचुरल गैस में आती है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो कि क्लास 11th में आप पढ़ोगे। अभी आपको दिमाग में सब टेंशन नहीं लेनी, बस इसको एग्जाम्पल को याद कर लो। इसको नाम है क्या आपका, मीथेन करके, ठीक है, CH4। तो ये जो मीथेन गैस होती है, और जनरली हमारी जो मीथेन गैस है यही हमारी क्या होती है, घरों में थोड़ा सा मतलब कई दूसरे मिक्सचर मिला के आप देखते हैं कि हम गैस टंकियों में भी यूज़ करते हैं ना, ईथेनॉल, ईथेन हो गई आपकी, और भी बहुत सारी गैसें होती है, तो इनको नेचुरल गैस कहते हैं। ये क्योंकि ऐसे बन जाती है कि आप इनको छोड़ दो, जैसे आप गोबर वगैरह हो गया, तो गोबर को ऐसे आप क्या करोगे, बड़े से गड्ढे में डाल के रख देना, वो क्या होगा, वहाँ से आपकी मीथेन गैस रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये जो मीथेन गैस होती है, जब भी क्या हुई, इसको जलाया जाता है तो ऑक्सीजन इसके संग में रिएक्शन कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है, और साथ में वाटर आपका गैस के फॉर्म में निकल जाता है उड़ के। तो यहाँ से जो आपका क्या होता है, हीट आपकी साथ में निकलती है, यहाँ पे लिख लेना इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब बोल रहा है कि रेस्पिरेशन जो है, हम जो सांस लेते हैं, क्या वो भी एक एक्सोथर्मिक है, तो हम इसका आंसर देंगे बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक हीट जनरेट होती है। आप जब भी कभी भी तेज तेज सांस लेके देखना, आपकी बॉडी गर्म होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हीट जनरेट होती है, इसलिए ये भी हमारा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ें, आइए जरा। अब बोल रहा है कि वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं कि हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की जिंदा रहने के लिए, ये तो हम जानते हैं। और इस एनर्जी को हम जो लेते हैं वो हम फूड से लेते हैं, जो हम खाते हैं, बिल्कुल। अब डूरिंग डाइजेशन, जब हम डाइजेशन होता है, पेट में पचता है, तो उस दौरान में फूड जो होता है वो ब्रोकन होता है और एक सिंपलर आपका सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि राइस है, पटेटोज हैं, ब्रेड हो गई, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, वो ब्रोकन हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है ग्लूकोज में, और इसी ग्लूकोज में क्या होती है, जब ऑक्सीजन मिलती है हमारे सेल में, हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, ग्लूकोज में आपकी क्या मिल गई, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जैसी ग्लूकोज में मिली, वहां से हमको एनर्जी मिल गई, हम आप जिंदे हो गए उससे, ठीक है। तो इसका एक स्पेशल नेम है इस रिएक्शन का, जिसका नाम है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो होती है, वो देखो, वो आपको अभी बोला था ना उन्होंने कि एक्सोथर्मिक है या फिर क्या है, तो ये मैंने बोला ही था, ये आपकी हीट यहाँ से जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए आपकी ये एक्सोथर्मिक है। अब इसको लिख के हम समझा देते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो देखो, जो ग्लूकोज आपका होता है C6H12O6, मैंने कहा था इसका फॉर्मूला याद कर लेना। तो ये आपका ग्लूकोज है, जब भी इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन आती है इस तरीके से, ये आपकी ऑक्सीजन आई, तो ऑक्सीजन इसके संग में रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करके यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, और साथ में खूब सारी एनर्जी निकलेगी। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में ये प्रोसेस दिन रात चलती रहती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसको आप चैप्टर 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ोगे, जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। आगे आइए। अब एक है भाई साहब डिकम्पोजिशन होना, ठीक है। डिकम्पोजिशन होना किसका, वेजिटेबल्स का। मतलब आप वेजिटेबल जो होती हैं सड़ी गली, जैसे भी फेंक दो आप यहाँ पे, है ना, मैटर वगैरह जो होते हैं, उनके पदार्थ वगैरह होते हैं, तो वो जब कंपोस्ट होते हैं, जब उनको हम डाल देते हैं ऐसे तरीके से, जब उसमें बैक्टीरिया उसमें खाने वाने लगते हैं, तो वहाँ से भी हमको एनर्जी निकलनी दिखती है, ठीक है। और अब बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो कुछ ऐसे टाइप जो कि आपका प्लेस, जो कि एक्टिविटी 1 में हुआ था, कि जहाँ पे हीट आपको गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब बोल रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना किस तरह की रिएक्शन थी जहाँ पे एक्टिविटी 1.1 में हमको हीट देखने को मिली थी, ठीक है। तो वो भी आप एक्सोथर्मिक कह सकते हो उसको, क्योंकि वहाँ से आप देख रहे थे
नहीं देखो, वहां पे हमको एनर्जी देनी पड़ रही थी, है ना, हमको वहां पे एनर्जी देनी पड़ रही थी, तब जाके वहां पे रिएक्शन हो रही थी, तो मे बी इसको हम कह सकते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इसको आप एंडोथर्मिक कह सकते हो। चलिए, तो अब यहाँ से हम देखते हैं हमारा कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और बड़ा ही इजी है ये भी, यदि मैं आपको समझाऊं तो बिल्कुल सिंपल सा है। अभी देखो इसका अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो आपके कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 दे रहे थे, तो यहाँ पे उल्टा उल्टा हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से हम सीधा क्या करेंगे, अब कार्बन निकालेंगे या फिर कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देंगे। तो ऐसी रिएक्शन होगी जहाँ पे एक सिंगल आपका मल्टीपल प्रोडक्ट में टूट जाए, तो उसको कहते हैं हमारा कौन सी रिएक्शन, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको देखते हैं जरा। चलिए, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यार, जैसा मैंने आपसे कहा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है ना। क्या है ये, देखो सिंपल सा पहले एक्टिविटी बताता हूँ, फिर उसको मैं कर कर समझाऊंगा आपको, है ना। तो एक्टिविटी 1.5 आपकी ये कहती है कि आपको 2 ग्राम क्या करना है, फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 करके, ये इधर नीचे लिखा भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप फेरस सल्फेट ले लो, और उसके क्या लेने, क्रिस्टल लेने हैं। ठीक है, ये आपका एक क्रिस्टल में मिलता है, आप जाके इसको शॉप वगैरह पे भी जाके इसको पूछेंगे कि सर हमें एक फेरस सल्फेट दे दो, वो इतनी डबिया आएगी उसकी, उसमें दे देगा उसको आपको रख के। ठीक है, और उसको क्या करना है, एक ड्राई वॉल्यूम ट्यूब में लेना है। ड्राई वॉल्यूम ट्यूब का मतलब इतना सा है कि वो सूखी होगी, और इस तरह से ये आपकी जो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब होती है वही होती है, बस वो उसको सूखा रखना है आपको, है ना, कांच की बनी होगी ये आपको। तो उसमें आपको फेरस सल्फेट रख लेना है इस तरीके से। ठीक है, इधर साइड में आपको दिख रहा होगा। फिर आप पहले तो कलर नोट कर लेना उस फेरस सल्फेट का, पहले कैसा था, और जब उसको आप हीट करेंगे तो उसके बाद का देख लेना कैसा था। ठीक है, कि जब आपने पहले उसको देख लिया कैसा कलर का था, और जैसे ही आपने उसको हीट करना शुरू करा, फिर देखना उसका कलर कैसा आपको दिखता है। और वही बर्नर वगैरह यूज़ कर सकते हो, उसी को स्प्रिट लैम्प वगैरह कहते हैं। फिर ऑब्जर्व करिए कि जो क्रिस्टल हैं आफ्टर हीटिंग आपको कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे होगा ये कि ये वाली रिएक्शन होगी, यहाँ आपको लिखी दिख रही है, और क्या होगा कि फेरस सल्फेट जब आपका हीट होता है तो वो आपका फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है, और ये थोड़ा सा रेडिश रहता है। कैसा, रेडिश, रेडिश मतलब होता है लाल कलर का। ठीक है, तो लाल कलर में रहेगा ये, पहली बात। और इससे आपका क्या निकल जाएगी, सल्फर गैस निकलती हुई आपको दिखेगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो इन्होंने अपना ऐसे करके हाथ अपने मुंह पे इधर लगाया हुआ, जिससे कि इसकी जो गंध है वो उनके नाक तक न जाए, क्योंकि इसकी बदबू बहुत बेकार आएगी। ठीक है, तो ये निकलेगी, और एक और प्रकार की गैस निकलेगी SOO3, है ना, SO2 निकलेगी और SOO3 निकलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होंगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमको क्या समझ आ रहा है, ठीक है, इसको देख के तो हमको देखिए इससे ये समझ आ रहा है कि हमने नोटिस ये करा कि इसमें पहली बात तो जो हमारा ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट था वो आपका चेंज हो जाएगा एक रेड कलर में। ठीक है, तो मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ, जिससे कि आपको दिमाग में रहेगा अभी याद ये। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का रहेगा, और ग्रीन कलर से ये किस में चेंज हो जा रहा है, आपका आपका ये हो रहा है रेड कलर में। ठीक है, कुछ इस तरह का, जैसा कलर से मैंने लिखा है ना वैसे ही कलर में ये चेंज हो जाएगा। तो अब इससे क्या समझ आया हमको, इससे ये समझ आया इस रिएक्शन से कि एक सिंगल जो रिएक्टेंट था आपका ब्रेक हो गया है, टूट गया है, किस में, आपका एक सिंपलर प्रोडक्ट्स में, और इसी चीज़ को कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो अब आपसे जो है बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन कि व्हाट इज मीन बाई डिकम्पोजिशन, तो इसका आंसर यहीं पे है। मैं इसको चलो अच्छे से प्रॉपर हाईलाइट करा देता हूँ। ठीक है, हाईलाइट कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक, कि जिसमें कि क्या हो जाए आपका, देखो यहाँ से करते हैं कि एक सिंगल रेक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाए और टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड, आपका इसी को कहते हैं हमारा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगला है आपका कि जो फेरस यहाँ पे था सल्फेट जो था क्रिस्टल, वो आपका FeSO4.7H2O, ये बेसिकली क्या है, डॉट जो लिखा है ना यहाँ पे, इससे ये मतलब है कि इसमें थोड़े बहुत पानी के कण मिले हुए थे। ठीक है, फेरस सल्फेट के संग में जब पानी मिला होता है, पानी के कितने 7 मॉलिक्यूल्स, तो तब जाकर उसको कहते हैं फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वो वाटर लूज कर देगा, और जब उसको हीट करते हैं तो, और जो कलर होता है इसका वो क्रिस्टल का चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, और एक सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड निकलती है, और सल्फर ट्राईऑक्साइड निकलती है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड होती है, और जो बाकी आपका ये जो निकलते हैं कौन, अदर आपके कौन, ये दोनों गैसें होती हैं कौन, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपकी गैसें होती हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। फिर इसके अलावा हम बात करें तो डिकम्पोजिशन जो होता है आपका किसका, अब हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। अभी आपको हमने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट
किस तरीके से बना था, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा था तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, ठीक है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का भी डिकम्पोजिशन देखेंगे तो ये क्या होता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, मतलब कि जस्ट अपोजिट हो जाता है जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था। याद करो जरा, कॉम्बिनेशन में जस्ट हमने अभी पढ़ा था क्या हो रहा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, लेकिन जब उसको उल्टा हम कर देंगे हीट वगैरह करके तो वो फर्दर उसका उल्टा हो जाएगा और वो किस में टूट जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आप लाइम स्टोन ले लो, आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, हीट करोगे आप इसको तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्विक लाइम में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी गैस बन के, ठीक है। इतनी सी चीज़ है और कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें कि थर्मल डिकम्पोजिशन होगा अब आपका। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है आपका, देखिए तो इसमें क्या होगा, आपको बेसिकली हीट निकलती हुई दिखेगी, मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें होगा ये कि आपको 2 ग्राम का लेड नाइट्रेट ले लेना है, ठीक है। लेड नाइट्रेट हमने एक रिएक्शन और करी थी, लेड नाइट्रेट था और आपका पोटासियम आयोडाइड था, वो याद करो, उसमें येलो प्रेसिपिटेट बना था। तो अब एक और रिएक्शन हो रही लेड नाइट्रेट को लेके PbNO3 करके, है ना। लेड नाइट्रेट का होता है PbNO3 करके, ठीक है। तो हम वो ले रहे हैं और किस में ले रहे हैं, वही बॉइलिंग ट्यूब में ले रहे हैं। तो इसको हमको होल्ड करना है बॉइलिंग ट्यूब को, किससे, वही टंग मंगा कैंचीनुमा जो शेप का जो होता है ना इंस्ट्रूमेंट उससे। और इसको क्या करना है, आपको फ्लेम जो होती है ना स्प्रिट लैम्प की, तो उसके ऊपर रख देना इस तरीके से जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे तो उसका कलर चेंज होगा, तो क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्राउन फ्यूम हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। ब्राउन को इस कलर को कहते हैं ब्राउन, जो मैं इस तरह से कर रहा हूँ ना इसको ब्राउन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ब्राउन फ्यूम मिलेगी। ये जो फ्यूम निकल रही है वो बेसिकली और कुछ नहीं है बल्कि नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड है, ठीक है। NO2 है आपकी। तो NO2 जनरली कैसी होती है आपकी, ब्राउन इन कलर होती है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, है ना, ब्राउन इन कलर। मैंने उसी कलर से लिखा है जिस कलर की ये फ्यूम आपको दिखेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फिर यहाँ पे रिएक्शन भी इन्होंने शो कर दी है, देखो तो क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट जो कि है PbNO3, मैंने अभी आपको लिखा था। हाँ, इसका होल ट्वाइस ही होता है, मैंने वहाँ पे शायद ऐसा लिख दिया था PbNO3 करके, ऐसा नहीं होता बल्कि इसका होल ट्वाइस होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Pb की वैलेंसी 2 है तो उसको 2 वैलेंसी करने के लिए इसको 2 होना पड़ता है, ठीक है। तो PbNO3 को जब हीट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये PbO में टूट जाएगा, मतलब कि एक लेड की ऑक्साइड में और एक नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा और ये जो आपको दिख रहा है यही आपका कलर होता है कैसा, ब्राउन कलर में, ठीक है। क्लियर है। अब एक और तरीके से आपका होता है डिकम्पोजिशन जिसमें हम इलेक्ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। देखो इनमें क्या हो रहा है, हमको हीट देना पड़ रहा है, ठीक है। ये जो अभी आपने देखी ये सारे इंडोथर्मिक वाले हैं ना, हीट देनी पड़ रही है इनको। इसमें भी हम देख रहे हैं तो हीट देनी पड़ रही। लेकिन अब हम देखेंगे जिसमें कि हीट ना देके बल्कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे, है ना, बिजली देंगे, उसकी मदद से आपका ये होगा। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, देखो तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो वाटर होता है H2O उसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं और हम उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने वाले हैं। तो इसके लिए करेंगे इतना सा कि एक इस तरह से सेटअप तैयार करेंगे, ठीक है। ऐसा आप मग ले सकते हो घर का जो नहाने वाला होता है ना, वो भी ले सकते हो प्लास्टिक का। उस तरीके की आपको यहाँ पे ग्लास की 2 ट्यूब ले लेनी है ना। उनमें आपको एक तरफ में आपका कैथोड रहेगा, एक में एनोड रहेगा, वो आपको लगा देना है, ठीक है। इधर वाला जो हिस्सा है इसका नाम है क्या आपका एनोड, और इधर का जो हिस्सा है इसका नाम है कैथोड, ठीक है। अब जो कैथोड होता है उसमें आपको जो है बैटरी का कौन सा टर्मिनल जोड़ना है आपको, तो इसमें शायद दिया भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे। तो ये देखो जब जूम करते हैं तो हमको दिखता है, तो यहाँ पे आपका ये नेगेटिव टर्मिनल जुड़ेगा कैथोड वाले में और पॉजिटिव वाले में आपका इस तरीके से एनोड पे जोड़ेगा। तो अब इसमें देखो मैं वो एक्टिविटी पढ़ के नहीं बताता हूँ बल्कि उसमें वो देख के ही समझा देता हूँ उसमें हो क्या रहा है बेसिकली। तो हमने इसमें पानी भर लिया है, ठीक है। अब पानी भरने के बाद में जैसे हमने क्या करा, इसको यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब ऐसे करके लगा दी हैं, इनके अंदर में ये आपका कैथोड लगा, ये एनोड लगा है ना, रॉड लगी हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी रहेगी इस तरीके से। तो जब होगा ये कि यहाँ पे हम जैसी इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ से स्विच ऑन करेंगे ये वाला, तो ये जैसे ही स्विच ऑन होगा तो आपका होगा क्या कि यहाँ से बुलबुले निकलेंगे और जो ये वाला जो ज़्यादा वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ज़्यादा वाला पोर्शन दिख रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन जमा होने लगेगी और यहाँ जो छोटा सा जो पोर्शन दिख रहा है जहाँ पे कि आपका पॉजिटिव है वहाँ पे ऑक्सीजन जमा होने लगेगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर यहाँ पे क्यों हमारी ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन जमा हो रही यहाँ पे और ऑक्सीजन क्यों हो रही यहाँ पे भी तो हो सकती थी, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इसका रीज़न ये है कि इनके पास में अपने अपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखो नेगेटिव जो होता है वो आपका पॉजिटिव की तरफ खींचा चला आता है और पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव की तरफ खींचा चला आता है।
तो यहाँ पे कौन है आपका नेगेटिव है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन नेगेटिव आपका इधर पॉजिटिव की तरह हो जाएगा, और हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरह आ जाएगा, है ना। अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा होने को देख रहा है हमको। क्लियर सी बात है यार, कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो इसी का नाम है आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस करके, इसी को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, याद रखना, ठीक है। मैंने आपको सिंपल बता दिया, जो आपका फालतू का कचरा यहाँ लिखा था उसको हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक और रिएक्शन हम कर ले फटाफट से, चलिए भाई साहब। अब हम एक और एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी 1 पॉइंट कौन सी है आपकी, 1.8 है आपकी। इसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लो, जिसको यहाँ पे आपको दिख भी रहा है AgCl करके, है ना। सिल्वर का जो नाम है वो आपका सिंबल है वो Ag है। सिल्वर को आप एस से मत डिनोट कर देना, ये गलत हो जाएगा ना। सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है, ठीक है। इसका नाम होता है, एक साइंटिफिक नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ तो होता है, अब मैं चलो जब आएगा तो बता दूंगा, तो ठीक है। उसका सिंबल एक Ag करके लिखते हैं, ठीक है। और क्लोरीन जो होता है Cl होता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड लेना 2 ग्राम करके, और चाइना डिश में लेनी है ना। इस तरह की जो डिश होती है उसको चाइना डिश कहते हैं। अब इसको आप लेके सबसे पहले देख लो कि इसका कलर कैसा है, तो आपको दिख ही रहा है भाई, कलर थोड़ा सा चमकीला टाइप का ही है, सिल्वर टाइप का ही है। तो इसको चाइना डिश में रख देंगे और यहाँ से सनलाइट आपकी आएगी, ठीक है। इधर आपको दिखना रहा हो तो मैं आपको सिंपल और बताता हूँ, तो देखो ऐसे आप रख दोगे उसको, यहाँ से सनलाइट आ रही है, चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखी है। तो अब आप देखना कलर देखना, सिल्वर क्लोराइड का कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसका रीज़न ये रहेगा कि सिल्वर अकेली यहाँ रह जाएगी, और क्लोरीन जो होगी आपकी जो है भाप बन के उड़ जाएगी, या यूँ कह लीजिए गैस बन के उड़ जाएगी, ठीक है। तो सिल्वर अकेली यहाँ पे आपकी रह जाएगी। तो सिल्वर की वजह से यहाँ पे जो सिल्वर का जो कलर होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बाकी का दूसरा कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप सिल्वर ब्रोमाइड के संग में करके देख लो, उसमें भी यही होगा कि ब्रोमीन अकेली गैस बन के उड़ जाएगी और सिल्वर अकेली रह जाएगी। तो इससे क्या समझ आ रहा है हमको ओवरऑल, तो यहाँ पे सब रिएक्शन से हमको ब्लैक वाइट जो फोटोग्राफी होती उसको हमको समझ आता है। मतलब कि जो आपकी फोटोग्राफी होती ना, तो उसमें यही होता है, मैं आपको समझाऊंगा, मजा आएगा। देखो क्या होता है, जब आप फोटोकॉपी कराने जाते हो किसी भी चीज़ को, है ना, जेरोक्स जिसको हम कहते हैं ना, जेरोक्स निकालने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ जहाँ से आपकी रोशनी आती है वहाँ वहाँ पे क्या होती है, आपकी जो ये कंपाउंड रहता है वो रह जाता है, और बाकी का जहाँ पे रोशनी नहीं आती है वहाँ का क्या होता है आपका कंपाउंड, मतलब जहाँ जहाँ पे देखो, फिर से बताता हूँ कन्फ्यूज मत हो, ध्यान से सुनो। मैंने कहा ऐसा एक पेज है, उसमें इस तरीके से क्या लिखा, A B C और D लिखा, ठीक है। जैसे ही हम इस पेज को फोटोकॉपी मशीन पर डालते हैं तो क्या होता है, फोटोकॉपी वाली मशीन हमारा क्या करती है, मतलब अभी मैं इलेक्ट्रिक वाली नहीं कर रहा हूँ जो कि आज इतनी एडवांस हो गई, बहुत पहले की हम बात कर रहे हैं, जब बिल्कुल ओरिजिनल वाली जब बनी थी ना फोटोकॉपी मशीन, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें होता ये था कि जहाँ जहाँ पे वहाँ पे रोशनी नहीं आ पाती थी इस तरीके से, तो उतनी उतनी जगह पे क्या होता था, वहाँ पे आपका ये वाला जो कंपाउंड है वो एज इट इज रह जाता था, ठीक है। तो एज इट इज रह गया तो क्या होता था, उस पेज पे आपका A B C D ऐसे छपा जाता था। ध्यान देना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया का कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं बताएगा उसको जो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जैसा मान के चलो पेज में A लिखा है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे A लिखा है तो वहाँ से तो रोशनी पास नहीं होगी, लेकिन और वहीं से रोशनी ऐसी पास हो जाएगी। तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ से ऐसी रोशनी पास नहीं हो रही है वहाँ पे तो एज इट इज A और B C बना रह जाएगा, है ना, D बना रह जाएगा। बाद में क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे आपकी ये तरह क्या हो जाएगी, बाकी का सिल्वर रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रह गया आपका, जैसा एजी ब्रोमीन रह गया, फिर जो आपका सिल्वर क्लोराइड है या ब्रोमाइड है वो रह गया, लेकिन बाकी पे क्या हो जाएगा, सिल्वर अकेला रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रोशनी आ गई थी। तो क्या होगा, ये सिल्वर आपकी झड़ जाएगी, ये अलग हो जाएगी, और आपको जो A B C D इस तरह से पेज में लिखा मिल जाएगा। इसका एनिमेशन आपको कहीं वीडियो पे सर्च कर लेना, वो मिल जाएगा आपको। इस तरीके से फोटोकॉपी वाली चीज़ वर्क करती है, और आज भी ये ऐसी वर्क करती है, ठीक है। तो ये आपका है फंडा। फिर बोल रहा है कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हमको किस तरह की एनर्जी देनी पड़ रही, तो भैया एनर्जी हमको देनी पड़ रही इनको, है ना। मतलब एनर्जी ऐसा नहीं हो रहा है कि हमको खुद दे रहा है, एनर्जी हमको खुद इनको देनी पड़ रही। तो इस तरह की जो रिएक्शन को हम कहते हैं हमारा क्या, एंडोथर्मिक, ठीक है, जिसमें हमको देनी पड़े। तो यहाँ पे लिखा भी है, ध्यान देना, तो यहाँ पे इनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है भाई। चलिए, ये मैंने कहा है आपसे क्वेश्चंस वगैरह अभी हम नहीं करा रहे हैं, इन सभी को हम लेंगे आपका जब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में कराऊंगा तब, ठीक है। आइए, तो अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ठीक है। ये भी बड़ा आसान है, बड़ा ही इजी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम समझने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं क्या होता है। आइए जरा,
चलिए तो अब यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं। बहुत ही इजी है, ये भी आपको बिल्कुल समझ आएगा, मेरा आपसे वादा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम नाम पे जाते हैं इसके कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं। देखो इसका सिंपल सा रीज़न है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ की जो प्लेसमेंट है वो उसमें क्या हो जाए, डिस हो जाए। डिस का मतलब यानी डिस्को डांस हो गया। डिस का मतलब है कि कोई चीज़ यहाँ थी तो यहाँ से यहाँ चली गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया। कोई चीज़ आपकी यहाँ थी तो यहाँ से यहाँ हो गई। तो अब ऐसे ही क्या होगा कि कोई भी जो कंपाउंड होंगे वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को बस डिस्प्लेस कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको अब भी समझाता हूँ। इसके लिए आपको चलो एक एग्जांपल देते हैं, फिर एक्टिविटी को करेंगे। यहाँ पे चलिए मैं आपको एक बताता हूँ। देखो जैसे ये आयरन है और यहाँ पे है कौन, कॉपर सल्फेट करके, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट है आपको और ये आयरन है यहाँ पे। तो होगा क्या कि जो अपना सल्फेट भाई साहब है वो अपनी क्या करेंगे, जो पोजीशन है उसको डिस्प्लेस करके इधर ले जाएंगे अपनी, है ना। यहाँ से उठेंगे और यहाँ चले जाएंगे। तो इसकी वजह से अपना ये जो उन्होंने क्या कर लिया, पोजीशन इनकी कॉपर के पास थी तो कॉपर से चले गए आयरन के पास में, डिस्प्लेस हो गया। तो इसी को डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हमने कह दिया, ठीक है। तो यही तो मैंने आपको बताया। ये आपका क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। कॉपर भाई साहब अकेले रह गए, ठीक है। ऐसी एक और देख लो एग्जांपल, फिर मैं और आपको फिर एक्टिविटी कराता हूँ। जैसे कि जिंक है यहाँ पे, ठीक है, बिंदास अपने जिंक ने क्या करा, सल्फेट इनको पूरे को कहा यार डिस्प्लेस हो यहाँ से और हमारे पास आ जाओ। तो यहाँ से जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर भाई साहब अकेले रह गए। ऐसे ही लेड भाई साहब आए, लेड भाई साहब ने कहा यार क्लोराइड भाई साहब क्या कर रहे हो यहाँ से। तो इन्होंने उठाया और अपने पास रख के क्या बना लिया, लेड क्लोराइड, और कॉपर भाई फिर अकेले रह गए। तो यहाँ से इस तरह से क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बात खत्म। अब एक्टिविटी हम कर लेते हैं, फिर तो हमारे लिए सब कुछ हलवा हो जाएगा। देखिए एक्टिविटी में क्या करेंगे, आयरन की नेल्स लेंगे। नेल्स मतलब होती कील वगैरह, है ना। तो आयरन लोहा, उसकी कील ले लो, उसको अच्छे से क्लीन कर लो और उनको क्या कर लो, रब कर लो। रब कैसे करना, सैंड पेपर से, मतलब रेत माल से अच्छे से घिस लो उनको, ठीक है। फिर क्या करो, दो टेस्ट ट्यूब आप लो, एक का नाम रख दो ए और एक का नाम रख दो बी। और हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या करो आप, मतलब दोनों में, एक ए और एक बी में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला दो। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे करके एक मैंने टेस्ट ट्यूब ली ए वाली, एक ली मैंने ये वाली, इसका नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया। इसमें क्या करा मैंने, 10-10 ml दोनों में क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। अब जो मैंने आयरन नेल ली थी उनको मैंने अच्छे से बांध लिया किसी भी थ्रेड वगैरह से, धागे वगैरह से, और क्या करा, उनको इमर्स कर दिया केयरफुली किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब बी वाले में, है ना। 20 मिनट के लिए सिर्फ बी वाले में डाला, ए वाले में मैंने कुछ नहीं डाला, ठीक है। और एक वाले को मैंने ऐसे ही रख दिया कंपैरिजन करने के लिए पास में ही, मतलब दो कीलें थी, एक को ऐसे ही रख दिया पास में अपने। फिर मैंने क्या करा, देखो तो 20 मिनट बाद मैंने देखा, तो जब मैंने मेरी कीलें निकाली वहाँ से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाले में से, तो फिर मैंने दोनों को कंपेयर देखा। तो हुआ क्या कि जो आपका ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, वो क्या हो गया, जिसमें टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने कील डाली थी उसका क्या हो जाएगा, आपका कलर चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से। और कैसे चेंज हो जाएगा देखो, तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये ए वाला है, बी वाले में आपने डाली थी, तो जो ए वाला है उसको आप कलर देखो जैसा था वैसे ही रहा, लेकिन ये बी वाले का कलर कैसा होगा, एकदम से फीका सा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये फीका क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो सल्फेट था वो कहाँ पे चला गया, फेरस के पास चला गया और FeSO4 बन गया, ठीक है, इस कारण से। और कॉपर भाई सब अकेले रहेगा, और कॉपर का थोड़ा सा कलर इस तरह का होता है डल सा, तो इसलिए यहाँ पे ये कलर दिख रहा है आपको। समझ आई बात, इतनी सी बात है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हमने अभी देखी हैं उसी को हमने इस तरह से लिख के समझा देते हैं आपको। तो फेरस आया, फेरस ने कहा, जो कॉपर सल्फेट से कहा कि यार कॉपर बहुत समय से तू सल्फेट के संग रह लिया, जरा सल्फेट भाई साहब को हमको दे दे। तो इन्होंने अपने साथ ले ले कि आयरन सल्फेट बना लिया, और आपका ये इस तरीके से कॉपर यहाँ पे सॉलिड में अकेला रह गया। इसको फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। ऐसे ही करेक्शन देख लो जिसमें कि क्या हो रहा है, आयरन आपका डिस्प्लेस कर रहा है, रिमूव कर रहा है अनदर एलिमेंट ऑफ कॉपर को इससे, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पे कोई एक एलिमेंट क्या कर दे दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कर दे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लो, जैसे कि जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के संग में यहाँ से फिर से सल्फेट भाई साहब वो मतलब ले लिया और कॉपर अकेले छोड़ दिया। अभी मैंने आपको बताई ये दोनों, ठीक है। तो वो आपको याद रख लेना है, क्लियर है, बहुत आसान है।
अब एक और आता है आपका भैया क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट बस नाम से ये वाला सा कंफ्यूजिंग लगता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि एक एक ही ले रहे थे, मतलब कि जैसा कि आयरन क्या कर रहा था, मैं आपको फिर से बताता हूँ। सिंगल वाले में क्या हो रहा था कि आयरन क्या कर रहा था, इसको ले रहा था और कॉपर को अकेला छोड़ रहा था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में ये होगा कि इस वाले भाई जिंक के पास में कुछ और होता तो वो कॉपर लेके अपने संग भाग जाता और ये आपस में इंटरचेंज कर लेते पोजीशन। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं है, ठीक है। पहले इसका एग्जांपल देखें फिर इसको एक्टिविटी करेंगे। जैसे कि देखो सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट है और वेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ से होगा इतना सा, इसका अच्छा सा कलर हम लेते हैं, ये देखो, तो होगा इतना सा कि वेरियम क्या करेगा, सल्फेट के संग में रिएक्शन कर लेगा और सोडियम को क्लोरीन के संग में बड़ा ही गजब का लगाव होता है तो वो उसके संग में रिएक्शन कर लेगा। देखो दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन क्या कर ली, यहाँ पे चेंज कर ली, तो इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। इधर से इधर इस वाले का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। दो तरह के कंपाउंड आपको मिल जाएंगे। अब इसको हम जरा एक्टिविटी से समझते हैं, क्या बता रहे हैं हमको एक्टिविटी में। तो एक्टिविटी में कह रहे हैं कि 3 ml आप सोडियम सल्फेट ले लो, वही अभी आपने जो रिएक्शन में देखा था ना उसी को कह रहे हैं ये, तो ले लो और उसको एक क्या करो, सॉल्यूशन उसका लेना, एक टेस्ट ट्यूब में लेना, इस तरीके से आपको दिख रहा है ना। और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब बोल लो जिसमें 3 ml आपके ले लो वेरियम क्लोराइड ले लो, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वेरियम क्लोराइड यहाँ दिख रहा है। दोनों को आपस में मिक्स मिक्स कर दो और देखो क्या होता है। तो जैसे हम देखिए यहाँ से मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये आपका सोडियम सल्फेट है और इसमें बेरियम क्लोराइड है, तो दोनों को मैं इस तरह से मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा चेंज, एक दूसरे से आपका ले लेंगे और आपको अलग सा कलर वहाँ पे देखने को मिलने लगेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सोच के देखिए ज़रा। ऐसा इसलिए हो रहा है, पहली बात तो ये कि एक वाइट प्रेसिपिटेट जो है आपका वेरियम सल्फेट का वहाँ पे बन जाएगा, है ना, रिएक्शन के दौरान में। और जो अदर प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो सोडियम क्लोराइड होगा, जो कि आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में ही रहेगा। अब जो प्रेसिपिटेट जो अभी नाम आया है ना, वो कोई और नहीं है बल्कि एक छोटे छोटे से ऐसे करके क्या होते हैं, गुच्छे से बन जाते हैं सॉल्यूशन में और वो नीचे इस तरह से टेस्ट ट्यूब में बैठ जाते हैं, उन्हीं को प्रेसिपिटेट कहते हैं ना। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि एकदम कोई भी सॉल्यूशन के दौरान में कुछ ऐसा पदार्थ से बैठ जाना नीचे, ठीक है, सस्पेंड हो जाना। तो अब ऐसा इसने पूछा था क्यों हो रहा, तो मैं आपको समझाता हूँ क्यों हो रहा। क्योंकि ये हो रहा भैया रिएक्टिविटी के कारण। क्यों, क्योंकि ये जो सोडियम है उसको क्या चाहिए, अपना एक इलेक्ट्रॉन अपना देना, और क्लोरीन जो है वो उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना है। तो इसलिए क्या होगा कि NaCl की जो फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी होती है नेचर में, ठीक है, क्योंकि ये भी रिएक्टिव है ये भी रिएक्टिव है, तो दोनों रिएक्टिव रिएक्टिव साथ में आएंगे और आराम से बना लेंगे। और जो बचे खुचे भाई साहब होंगे वो अपने आप बना लेंगे, ठीक है। तो इनकी बैलेंसी कह सकते हो, उनकी रिएक्टिविटी कह सकते हो, उसकी वजह से इस तरह से रिएक्शन आपकी होती है, ठीक है। एक्टिविटी बोल रहा 1.2 को देख लो फिर से, जिसमें कि लेड आपका जो था नाइट्रेट पोटासियम आयोडाइड मिल रहा था, तो वहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट बन रहा था, वो मैंने बताया था ना येलो कलर का आपका, ठीक है। तो वहाँ पे वो येलो कलर का बन रहा था, ठीक है। और वो क्या बन रहा था, तो वो शायद आपका पोटासियम आयोडाइड बन रहा था, ठीक है, हाँ। तो वो आपका बन रहा था। फिर बोल रहा है कि भाई बताओ कि आपका पोटासियम आयोडाइड था या कुछ और था, एक बार देखना पड़ेगा उसको, चलो उसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो वो आप इसको देख लेना, जब मैं इसको चलो सॉल्यूशन कराऊंगा तब समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बोल रहा है कि वो वहाँ पे थी या नहीं थी, बिल्कुल थी भाई साहब आपकी, है ना, और वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, यस बिल्कुल थी, ठीक है। अब हम एक और करते हैं आपकी, कौन सी, जो कि है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है आपका, देखो तो बिल्कुल शब्दों पे बिल्कुल मत जाना, आप इनको सोचेंगे तो ऑक्सीडेशन क्या है रिडक्शन क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का लगना, और रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का लग जाना, ठीक है। दोनों में से एक कोई सिचुएशन हो सकती है, मतलब कि ऑक्सीजन का निकल गया तो रिडक्शन हो जाएगा, या हाइड्रोजन का जुड़ जाएगा तो भी रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं रिडक्शन होना। और ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना और हाइड्रोजन का निकल जाना, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब वो हम देखते हैं कैसे क्या होता है, ये देखिए जरा नेचर में। तो इसके लिए एक्टिविटी है 1.11 करके, इसमें हमको करना है चाइना डिस्क को लेना है, उसमें हमको 1 ग्राम का लेना है कॉपर का पाउडर ले लेना है इस तरीके से, और उसको क्या करना है, हमको हीट करके ऑब्जर्व कराना है, देखना क्या होता है। तो जब आप उसका करेंगे, कॉपर को लेंगे और उसमें हीट करेंगे तो क्या होगा, बाहर से ऑक्सीजन आएगी और उसके संग में रिएक्शन कर लेगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक कॉपर की ऑक्साइड बन जाएगी, इस तरीके से आपको रिएक्शन में भी दिख रही है, ठीक है। और ये जो होगी जनरली कैसी होती, ब्लैक होती कलर में, है ना, एक ब्लैक कलर का कोटिंग वहाँ पे हो जाएगा इसके ऊपर में, इसकी सरफेस पे, जो कि इसकी वजह से एक ब्राउन कलर इसको दे देगा, ठीक है।
एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। और यदि हम इसको फर्दर क्या करा दें, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड बना है इसी को हम फर्दर क्या कर दें, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पे देखो पहले तो ये समझ लो कि जब हमने इसका ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ तो इसी चीज के दौरान में हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन। जैसे इसमें हाइड्रोजन आपका मिलेगा तो इसको कह देंगे हमारा क्या, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, इसका ऑक्सीजन के संग में पानी बना लेगा इस तरीके से H2O, और आपका कॉपर को अकेला छोड़ देगा, फिर से अपना ओरिजिनल कलर में वो हो जाएगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो पहले वाले में ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे वाले में रिड्यूस हो रहा है। और कौन यहाँ पे रिड्यूस हुआ और कौन ऑक्सीडाइज हुआ, यदि वो हमको पूछना हो तो यहाँ पे देखो, तो रिड्यूस कौन हुआ है, यहाँ पे देखो रिड्यूस हुआ है कॉपर। कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन चली गई। और हाइड्रोजन का क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल गई। सिंपल सी बात है। ठीक है, बस ये होता है आपका। यहाँ पे इसको लिख के इन्होंने बता दिया, देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया जिसमें कि ऑक्सीजन इसकी रह गई है, और इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया जिसकी वजह से इसको ऑक्सीजन मिल गई है। ठीक है, ऐसे एक और हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब इसमें एक चीज और समझ लो, जिसमें कि दोनों साथ साथ आपका हो जाए। ठीक है, एक ही रिएक्शन में दो चीजें साथ साथ हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, तो उस चीज को कहते हैं हमारा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी लिखा है आपका। ठीक है, एक ही साथ दोनों चीजें हो जाए। तो जैसा कि इसमें होगा देखो, तो यहाँ पे क्या होगा कि जिंक का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। और जो जिंक था उसका क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। तो एक संग दोनों चीज़ें हो गई, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या आपका, ये यहाँ पे मैग्नीज है आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये ऑक्सीडेशन था इसका पहले से, तो यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ से वाटर बना लेगा, और यहाँ पे क्लोरीन आकर इसके संग में इधर से जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, तो इसलिए इसको कहेंगे हमारा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक चीज और, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन से निकला तो इसका भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, बोल रहा है ना देखो, एंड Cl2 वेयर एस रिड्यूस एंड NMl2 आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया भाई साहब। हाँ, मैग्नीशियम का एक और एग्जांपल बोल रहा है कि एक्टिविटी 1.1 में हमने देखा था, वहाँ पे जो मैग्नीशियम था उसके संग में ऑक्सीजन मिल के आपको क्या मिल रहा था, MgO मिल रहा था। तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन है, तो बिल्कुल कह सकते हो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का मिलना। ठीक है, अब लास्ट के दो टॉपिक रहे हैं, इनको और बस समझ लो, पढ़ लो, फिर आपका यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल खेल खत्म इस चैप्टर का। देखो क्या है ये, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, एक का नाम है कोरोजन, एक का नाम है रिडक्शन। कोरोजन और रिडक्शन क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो आपका आयरन जो होता है ना, आयरन के सब्सटेंसेस हो गए या मेटल वगैरह के सब्सटेंसेस हो गए, उसमें जो रस्ट लग जाती है, इसी चीज़ को हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, और रेंसिडिटी जो होता है वो आपका क्या होता है, जब आपका कोई भी फैटी जो चीज़ होती है ना, फैट से बनी हुई या फिर ऑयल की बनी हुई चीज़ें, तो उसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन जब रिएक्शन कर लेती है, इस तरह से कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन जब हो जाता है, तो वहाँ पर वो आइटम हमारा रेंसिडाइज हो जाता है और वो हमारा फफूंदन लग जाती है उसमें। ठीक है, आपने देखा होगा चिप्स वगैरह के पैकेट, तो मैं इसको खटाखट से पढ़ के आपको और बता देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो, तो आयरन के आर्टिकल्स वगैरह हो गए, जैसे हम न्यू लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हम कोटेड करते हैं या फिर एक रेडिश ब्राउन करके पाउडर आपका कुछ समय बाद हमको देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये उसको हम रस्टिंग कहते हैं आयरन की। और ऐसे कुछ मेटल होते हैं जो कि आपके टार्निश्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनका कलर छूटने लगता है। तो इस तरीके की जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं हमारा क्या, कोरोजन होना। और आपने देखा होगा इन पे हम क्या करते हैं, कॉपर की, सिल्वर की हम जो है कोटिंग करते हैं इसको। ठीक है, एंड जब मेटल अटैक होता है भाई सब्सटेंसेस अराउंड सच अ मॉइस्चर एसिड, है ना, कभी भी ये मॉइस्चर मतलब नमी वाले इलाके में रहे, जहाँ पे एसिड है वहाँ उस इलाके में रहे, तो वहाँ पे ये जल्दी से क्या होता है, वहाँ पे कोरोजन होने लगता है। और कोरोजन की वजह से क्या होता है, हमारी कार की बॉडीज, ब्रिज हो गए, रेलवे हो गई, है ना, रेल के जो भी पटरियाँ हो गई, शिप हो गई, इन सभी के लिए क्या होती, नुकसान होता है मेटल की चीज़ों का। ठीक है, और हमारे लिए इसकी क्या है, बहुत सारी मनी और खर्च लगता है। और इसको डिटेल में देखो चैप्टर 3 में देखेंगे, इसलिए मैं इसको ऐसा निकाल रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 3 में बड़े डिटेल में है ये। एक चीज़ और देख लो, रेंसिडिटी। इस पूरी बुक में यदि मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो इसमें यही बताया गया है कि जब ऑयल क्या होता है, ऑयल वाले सब्सटेंस के संग में जब O2 मिलता है तो वो आपका क्या हो जाता है, रेंसिडिटी हो जाती है वहाँ पर। रेंसिडिटी की वजह से क्या होती है, वहाँ पे फंगस लग जाती है आपकी, है ना, फंगस, यूं कह लीजिए फफूंदन लग जाती है। तो उसी चीज़ को कहते हैं हमारा रेंसिडिटी हो जाना। तो इसको बचाने का एक तरीका है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारा
नाइट्रोजन जो गैस होती है आपकी, यहीं कहीं तो लिखा होगा, हाँ ये लिखा है। तो नाइट्रोजन गैस को हम वहाँ पे फ्लश कर देते हैं। जैसे आप चिप्स के जो पैकेट देखेंगे तो वो थोड़े से क्या होते हैं, फूले होते हैं ना। चिप्स के पैकेट में हवा भरी होती है, वो हवा और कुछ नहीं होती बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि ऑक्सीडेशन होने से रोकती है और हमारा रैंसिड होने से रोकती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसकी हम देखेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जैसे ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पूरी जब एनसीईआरटी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी क्लास 10th की, उसके बाद में हम इसके सॉल्यूशन देखना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो का टारगेट बच्चों मैंने 1K का लिया, मतलब 1,000 लाइक करनी है। जल्दी से आप कर देना, फिर इसके बाद में बिल्कुल आपको नया जो है चैप्टर मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।